हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। सो आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही कुछ नया सा डिस्कस करने वाले हैं और ये नई सी चीज़ क्या होगी वो आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगी। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, दिस इज़ मंथली स्ट्रैटेजी बुलेटिन फॉर जनवरी 2022। अब इसका मतलब क्या है? देखो, नया साल है तो कुछ नया भी होना चाहिए और इस नए में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी है। जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं प्रिपरेशन करने का, या फिर कईयों का सिलेक्शन भी हुआ है ना, तो आपके मन में जितने भी टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं सभी के मन में ना कुछ डाउट्स हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन चलती रहती है रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर पेपर पैटर्न, रिगार्डिंग द कट ऑफ्स, एग्जामिनेशंस। मतलब अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो या अगर आप सिलेक्शन तक ले रहे हो, उसके बाद का प्रोसेस, हर एक चीज़ की जो कन्फ्यूजन है ना आपकी, जो भी आपके माइंड में फ्रॉम कहते हैं ना एक निडल से लेके एक एलिफेंट तक, इतनी छोटी सी चीज़ से लेके इतनी बड़ी चीज़ तक जो भी कन्फ्यूजन आती है ना, उसको हमने सोचा कि क्यों ना आपको उस कन्फ्यूजन को सॉल्व किया जाए। क्योंकि आप में से सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और ये जो टाइम आपका वेस्ट होता है ना, अगर आप यही टाइम को अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, है ना। तो ये जो आप टाइम वेस्ट करते हो, इसको हम क्लब करके आपको प्रोवाइड कर देंगे तो बेनिफिट आपका भी रहेगा, और जो टाइम बचेगा वो आप अपनी स्टडी में इन्वेस्ट करके अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, हम लोग क्या करेंगे, हर मंथ, अब से हर मंथ स्टार्टिंग ऑफ द वीक की स्टार्टिंग में आपको एक बुलेटिन प्रोवाइड किया करेंगे, या एक मंथली जो होती है अपडेट्स प्रोवाइड किया करेंगे हर एक चीज़ की। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन हुआ है तो उसकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन आई है तो उसमें क्या वैकेंसीज़ हैं, कहाँ से आप भर सकते हो, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, जितनी भी छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं ना, वो हर एक मंथ जो भी आपकी अपडेट्स आती चली जाएंगी ना। तो जनवरी की अपडेट्स आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, फेब्रवरी में कुछ अपडेट्स आएंगी वो फेब में डिस्कस करेंगे। तो हर मंथ की स्टार्टिंग में हम लोग मंथ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस सेशन में, इस टाइप ऑफ सेशन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड येस, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लब्ड फॉर्मेट में और बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। सो यस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, सो मैम ने आपको जैसे बताया कि अबाउट दिस मंथली स्ट्रेटजी बुलेटिन, बहुत ही यूनिक सी चीज़ है जो कि आपको एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ अब बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस मैम ने एक चीज़ और नहीं बताई, वो मैं लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ ऐड ऑन, कि जो इन्फॉर्मेशन अपडेट्स तो हम देंगे, इसके अलावा हम मंथली बेस पर आपको एक कह सकते हैं ना प्लानर, स्टडी प्लानर, कि आपको डे वाइज क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, हम कोई डेली बेसिस पर डे वाइज आपको टारगेट्स देने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि किसी का कुछ पैटर्न होता है, किसी का कोई सोचने का नजरिया होता है, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। वी आर गोइंग टू गिव पूरे पूरे इस जनवरी मंथ का हम एक साथ आपको प्लान दे देंगे। और ये प्लान जो रहेगा बिल्कुल जो बिगिनर हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो एक रिपीटर हैं जो वापस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा, वर्किंग है उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये ओवरऑल हम आपको आने वाले 4 वीक्स का इस वीडियो के एंड में एक प्लान देने वाले हैं डेली का। वो आप अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कीजिए। कहने का मतलब है कि वो मंथली टारगेट रहेगा एक प्रकार से, और आप उस मंथली टारगेट को जैसे भी अचीव कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपका एक दिन अचीव नहीं हुआ, आप दूसरे दिन डबल कर लीजिए। सो वो आप सबके ऊपर है, तो अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कीजिएगा। बहुत ही सोच समझ के वो प्लानर बनाया गया है। इस वीडियो के एंड में वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एवरी मंथ हम उस चीज को आपके लिए लेकर आएंगे। मटेरियल सब कुछ आपको यहां पर चीजें बताएंगे इस वीडियो में, और हर एक चीज बहुत ही प्रिसाइज वे में। ओके, तो पहली वीडियो है, पहली बार ये वीडियो हमने लेकर आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि आखिरकार आज की इस वीडियो में हम क्या चीजें बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज के ऊपर पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं, आपको स्लाइड्स को रन कर देता हूं कि हम क्या क्या चीजें बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिरकार ये वीडियो का मकसद क्या है और इस वीडियो के बारे में है क्या चीजें। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इसको लेकर कि दिस इज अ मंथली स्ट्रेटेजी बुलेटिन जनवरी 2022।
ओके, सबसे पहले हम वीडियो में करेंगे आपके लिए एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्जाम हुआ उसका एनालिसिस। एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम जो हुआ उसका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बात करने वाले हैं कि किसको आईबीएस पीओ मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, यानी कट ऑफ वगैरह, किस लेवल का एग्जाम आया था, अटेम्प्ट्स क्या होंगे। आईबीएस क्लर्क के बारे में बात करेंगे, मेंस के एग्जाम के बारे में, कब हो सकता है, कब डेट्स हैं इसकी, किसको प्रिपेयर करना चाहिए, आईबीएस पी और क्लर्क मेंस एग्जाम को कैसे दोनों को एक साथ यहां पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, एनआईएससीएल एओ मेंस के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन, ईएसआईसी यूडीसी का जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपसे एलआईसीडब्ल्यूओ से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि एलआईसीडब्ल्यूओ आने वाला है, तो मैम ऑलरेडी एलआईसीडब्ल्यूओ क्रैक भी कर चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। आरबीआई असिस्टेंट काफ़ी चर्चा में है इस वक्त, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ असिस्टेंट का रिजल्ट आया है ना, अभी रिजल्ट आया, काफ़ी लोगों के घरों में खुशी का माहौल है, कुछ लोग अपने क्या कहते हैं गम में भी हैं, ये सोचकर कि हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन ही रिजल्ट आ गया था साल का, आगे क्या होगा उनसे ही बात करूँगा, उनके बारे में भी, उनकी तकलीफ़ों को भी समझाएंगे, क्या क्या कर सकते हो आप आने वाले टाइम में। क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस होगी आपकी आरआरबी पीओ क्लर्क वालों की जिनका अभी रिजल्ट क्लियर हुआ है। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क आरआरबी पीओ में कौन चूज करे, किसको चूज करना चाहिए, ये एसबीआई क्लर्क काफी लोगों का दोनों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एसएससीजीएल की नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। एसएससीजीएल की नोटिफिकेशन जो आई है उसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन, काफी लोग ये सोच रहे हैं कि सर आईबीपीएस का तो पता नहीं, बैंक एग्जाम का पता नहीं, एसएससीजीएल ही देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसएससी बैंक में क्या चूज करना चाहिए, क्या डिफरेंस है दोनों को। और आज एक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हो सकता है जब आपके पास ये वीडियो आए उस टाइम तक ये क्लैरिफाई हो जाए, लेकिन अभी लेटेस्ट एक खबर आई थी, एक आईबीएस कैलेंडर सामने देखने को मिला, और ये फेक है, रियल है, क्या है इसकी सच्चाई, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हो सकता है जब आप वीडियो सुने तो आपको ये चीज़ रियल हो जाए या फेक हो जाए, वो क्लैरिफाई हो जाए, लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये वीडियो आया। सीईटी के बारे ऊपर मुद्दा है, और प्राइवेटाइजेशन बिल भी काफी चर्चा में रहा था दिसंबर मंथ में, लेकिन आया नहीं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, और इन द लास्ट वी आर गोइंग टू गिव योर डेली प्लानर, वी आर गोइंग टू गिव योर मंथली प्लानर, एक पूरी टू डू लिस्ट पूरे मंथ की, डे वाइज हर एक सब्जेक्ट की, हर एक क्वेश्चन की आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे एसबीआई पीओ मेंस का एनालिसिस करेंगे, जो अभी हमारा 2 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ है। सिंस आई हैव आल्सो क्लियर्ड एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन 2019, तो मेरे को भी पता है पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, एग्जामिनेशन कैसा आता है, मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार का पेपर भी मैंने एनालिसिस किया, काफ़ी सारे सोर्सेज से एनालिसिस किया, एंड एनालिसिस करने के बाद ये जो कंक्लूजन पे पहुंची हूँ मैं कि कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपने किए होने चाहिए विद एक्यूरेसी, जिससे आप सोच सकते हो कि आपका एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन मेंस क्लियर हो सकता है एंड यू आर रेडी फॉर योर इंटरव्यू। तो सबसे पहले इसके अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग, या फिर कहें कि सेक्शन वाइज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्शंस थे, 4 सेक्शंस थे जिसमें हमारे पास, जस्ट वेट अ सेकेंड, English language थी। Okay, so English language was there, GA was there, Quant and the रीजनिंग। ओके, ये सभी को मालूम है, 4 सेक्शन थे आपके। और इस बार ये कहा जा रहा है कि एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का कहा जा रहा है, राइट? राइट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था एग्जाम इस बार। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात करेंगे कि आखिरकार क्या सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, या फिर किस तरह के अटेम्प्ट्स कितने आपको हर एक सब्जेक्ट में करने चाहिए। देखो वैसे तो पहली बात कहूँ कि अटेम्प्ट्स हम एक गेस वर्क कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि मैं अगर एग्जाम देता और मैं अपनी आपकी तरह सोचता और आपकी तरह एग्जाम देता, तो कितने लेवल के अटेम्प्ट्स करके मैं इसको क्लियर कर सकता था, राइट? ऐसा कुछ ही हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इंग्लिश में जो एग्जाम का लेवल देखकर अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं इंग्लिश के। देखो जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आया था उसमें इंग्लिश का काफी लोग कह रहे थे कि कंपैरेटिवली इजी आया था, तो अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करूं तो इस बार लेवल थोड़ा सा ऊपर था, अटेम्प्ट्स उतने नहीं हो पाए जितने लास्ट ईयर बच्चों ने किए थे। इफ यू हैव अटेम्प्टेड फ्रॉम 20 to 23 क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपके हम लोग मान सकते हैं कि गुड अटेम्प्ट्स हुए हैं। सिमिलर गोज फॉर रीजनिंग, रीजनिंग में भी कह रहे थे कि ठीक ठाक आया था, मॉडरेट आया था, इतना डिफिकल्ट नहीं आया था। तो जिसने भी 25
से लगभग 27-28 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं. सो यू कैन कंसीडर योर सेल्फ इन अ सेफ कैटेगरी. ठीक है, अब बात रहती है 2 सेक्शंस की, जीए एंड क्वांट्स. तो एनालिसिस में हमें ये पता चला कि जो जीए सेक्शन था और जो क्वांट सेक्शन था वो डिफिकल्ट आया था एज कंपैरिजन टू ये वाले 2 सेक्शंस. ये वाले 2 मॉडरेट आए थे, बाकी के 2 हमारे डिफिकल्ट आए थे. जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन सर आपको बता ही देंगे थोड़ा सा ओवरव्यू कि किस तरीके से पूछे गए थे. और क्वांट्स में भी कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली फ्रॉम लास्ट ईयर हो सकता है उसी लेवल का आया है, हो सकता है हल्का सा लेवल बढ़ाया गया है, लेकिन पेपर डिफिकल्ट था. तो दोनों के अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस में अगर किसी ने 20 से 22 अटेम्प्ट भी किए हैं तो भी आपका चल सकता है. और क्वांट्स की बात करूं तो 23 से 25 अटेम्प्ट्स अगर किए हैं तो ये सेफ माने जा रहे हैं. तो ओवरऑल सेक्शन वाइज मेरे पास ये गुड अटेम्प्ट्स आ जाते हैं. लेकिन अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं या फिर ये बात करूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कितने अटेम्प्ट्स किए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी का सेक्शन, एक सेक्शन बहुत, चारों सेक्शंस बहुत इक्वली अच्छे हों. किसी का कोई सेक्शन अच्छा होता है, किसी का कोई सेक्शन अच्छा होता है. तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, अगर आपके अटेम्प्ट्स नियर टू 90, 94, 95 है तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में रख सकते हो. कंसीडरिंग योर एक्यूरेसी इज़ वेरी गुड. एक्यूरेसी से मेरा मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपने गेस वर्क ना किया हो, तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हो. और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो नए स्टूडेंट है कंफ्यूजन होता हो ना कि सर क्या मैं इंग्लिश में अगर मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरे रीजनिंग में कम हो जाए. वो चीज़ देखो ऊपर नीचे होती है. कोई स्टूडेंट इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट जीए में अच्छा होता है. हो सकता है किसी ने जीए में थोड़े से ज़्यादा कर लिया, आपने क्वांट में कम किए हो, तो वो बैलेंस्ड हो जाता है. ठीक है, बट ओवरऑल आप मान के चलो अगर 90-94 किए हैं तो यू आर इन सेफ जोन. इतने तक अगर एक्यूरेसी के साथ जाते हो तो आपकी कट ऑफ मानी जाती है. हम लोग इसमें सेफ जोन की वो बात करें जिसमें आप डेफिनेटली श्योर हो. हम लोग वो बात नहीं करें कि आप इधर के भी हो उधर के भी हो, कि आपका सिलेक्शन हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा. इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी है, उसका अलग चीज है. अभी फिलहाल हम सिर्फ जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, उसकी हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं. ठीक है, एग्जाम मान के चलो ये आपका ओवरव्यू इतना था, इतना इतना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए था. ठीक है, इसके अलावा कुछ और बताना है? इसके अलावा अब ये बात करते हैं कि देखो सर मेंस एग्जामिनेशन तो हो गया, अब इसका रिजल्ट कब आएगा या फिर इंटरव्यू. एक चीज वो रहेगी जीए का बताना. हाँ, जीए के बारे में काफी लोग सवाल उठा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि जीए बहुत टिपिकल आया था. हाँ, मानते हैं अलग लेवल का था, लेकिन लास्ट ईयर एसबीआई ने इस तरह का लेवल दे चुका है. मैं यही नहीं कहूंगा कि इस बार फर्स्ट टाइम जीए इस लेवल का आया था. लास्ट ईयर भी एसबीआई ने इसी तरह के जीए क्वेश्चन पूछे थे. कुछ स्कीम से क्वेश्चन, कुछ उन्होंने ओड वन आउट के क्वेश्चन पूछ लिए, डाटाबेस क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे. ठीक है, तो वो चीजें आप जितनी रिवीजन करोगे अच्छा है. ठीक है, बस मैं एक ही चीज कहूंगा, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करो और रिलीजियसली फॉलो करो, रिवीजन अच्छे से करो. दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक द जीए सेक्शन. ठीक है, हो अब ये मत सोच में पड़ जाना, ये मत ढूंढने लग जाना कि किसके कौन से टीचर के जीए क्वेश्चन ज्यादा आए थे, कौन से टीचर के जीए क्वेश्चन कम आए थे. इट ऑल डिपेंड्स. हो सकता है मेरे से जिसने पढ़ा हो उसने 25 अटेम्प्ट कर लिया, 30 अटेम्प्ट कर लिया. मुझे बहुत सारी मेल्स आई हैं कि सर मैंने 25 अटेम्प्ट किए, 30 अटेम्प्ट किए, आप में से आया, आप ही ना पढ़ाया हुआ आया. इट्स जस्ट वो उस टाइम उसका माइंड कैसा चला यार स्टूडेंट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है. हो सकता है मेरे से जिसने नहीं पढ़ा उसने भी 30 अटेम्प्ट किए हो सकता है, बहुत बार हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ. ये एक कंफ्यूजन माइंड में निकाल दो कि ये चीज क्या करनी है, कैसे करनी है, या हुआ बना लो एक माइंड में, आने वाले एग्जाम के लिए आप उसको प्रिपेयर करना पाओ. तो इसलिए ये चीज माइंड से सबसे पहले निकालो. ओके, चलो बताओ. अब बात करते हैं सर रिजल्ट की. बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रिजल्ट इसका कब आएगा. अगर हम लोग पास्ट ईयर देखें ट्रेंड्स को तो देखो एसबीआई जो है ना अपना मेंस का रिजल्ट विद इन अ मंथ डिक्लेयर कर देता है, जल्दी कर देगा. मतलब विद इन अ मंथ. हाँ, मतलब इस महीने के एंड तक आ मंथ से ज्यादा नहीं लगेगा. तो मेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आपका रह सकता है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में आ जाएगा. हाँ, जनवरी एंड तक आ जाएगा. जनवरी एंड विद इन अ मंथ. और उसके बाद अगर हम लोग इंटरव्यू की बात करें तो सर इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ आप मान के चलो, नेक्स्ट मंथ आपके हो जाएंगे, आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे. इंटरव्यू आपके एटलीस्ट आपको 15 दिन का टाइम देंगे. 10 से 15 दिन आपको देते हैं, 15 डेज जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, और आने वाले 15 से 20 डेज इंटरव्यू चलते हैं. तो आप ये मत मान के चलो कि सर रिजल्ट मान लो 28 या 29 30th को आ जाता है या उससे पहले आ जाता है तो मेरा इंटरव्यू क्या 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा. नहीं,
15 दिन, हो सकता है आपका इंटरव्यू लास्ट में हो, मतलब हो सकता है आपका इंटरव्यू फरवरी के लास्ट वीक में हो, तो वो चीज़ ऐसे डरना मत कि रिजल्ट आके मेरा तुरंत इंटरव्यू आ जाएगा। आपके लिए प्रिपरेशन का वेल टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, तो डोंट वरी एट ऑल। और अगर हम लोग पिछले साल के फाइनल रिजल्ट की बात करें, जो एकदम लास्ट लिस्ट निकली थी हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट, तो वो हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले निकल गई थी और ज्वाइनिंग भी हमारी फाइनेंशियल ईयर 30 मार्च को 30th ज्वाइनिंग आया। मार्च। इस बार भी वही है, एसबीआई का मैंने 2 साल से पैटर्न देखा है कि वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ज्वाइनिंग करवा रहा है। लास्ट ईयर उसने जैसे फाइनल रिजल्ट निकाला, आई थिंक विद इन वीक और 10 डेज उन्होंने ज्वाइनिंग ही दे दी थी। 30 मार्च को ज्वाइनिंग थी लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेंस बैच की। तो यानी कि उनके माइंड में इतना ज्यादा हो चुका, मतलब उनके माइंड में ये चल रहा था कि फाइनेंशियल ईयर में अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लें। तो इस बार भी आपको वही देखने वाला मिलना है कि आपका इस बार जॉब जो है आप फाइनल सीट पर इस फाइनेंशियल ईयर से पहले आप बैठ जाओगे, ठीक है। चलो, आई थिंक हो गया सब कुछ। दिस वाज ऑल अबाउट द एसबीआई पीओ मेंस एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। हु शुड प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस? आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए किसको प्रिपेयर करना चाहिए, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम कितना अच्छा गया होना चाहिए आपका, उस पर्पज से हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलो, तो यहाँ पे आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा पास्ट ट्रेंड्स को लेकर चलेंगे, बिकॉज अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं जिसमें हम बता सकें कि, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, तो हम लोग एक्सपेक्टेशंस ही बता सकते हैं आपको कि इतना है तो इतना हो जाएगा, इतना है तो इतना हो जाएगा। देखो, जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन गया है उसके एनालिसिस पे चलूँ या मैं कहूँ पास्ट ट्रेंड्स पे चलूँ, तो पास्ट ट्रेंड पे चलूँ तो हमारी जो कट ऑफ रही है वो हमारी 58-59 के अराउंड रही है, क्योंकि ओवरऑल ये इंडिया बेसिस पे ही निकलती है, स्टेट वाइज नहीं होती है। और अगर मैं इस बार की बात करूं तो अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स या मैं कहूं आप कट ऑफ जो अपनी मान रहे हो वो आपके 60+-3 मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं 60+-3 जो भी आपने पेपर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँ, ज़्यादा अटेम्प्ट्स आपको काउंट करने पड़ेंगे, 65 अटेम्प्ट्स आपने किए हैं विद 100% एक्यूरेसी, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये तो बात रही कि कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है, मतलब हु इज एलिजिबल टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ये प्रीलिम्स की मैंने बात करी है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 60 अटेम्प्ट ही किए हैं, है ना, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 58 अटेम्प्ट किए हैं। तो देखो, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताई है, ऐसा नहीं है कि 58 वाले का नहीं होगा या 60 वाले का नहीं होगा अभी तक, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे सर डिस्कस कर लें। एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं बोलूँ प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड डेट आपकी जो देखो क्या हुआ था लास्ट वीक में, ये कहा गया था कि लास्ट वीक में आ जाएगा, मतलब 1-2 तारीख को कहा जा रहा था कि आ जाएगा। अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो यही आई है कि हाँ, ये जो वीक जिसमें आप ये सुन रहे हैं मेरी, हो सकता है कि मेरी जब ये वीडियो आप तक पहुंचे तब रिजल्ट आ चुका हो, ये भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो मान के चलो इस वीक आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम हुए, तो इतना दिन ही लगते हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट निकालने के लिए, और इसलिए रिजल्ट आने वाला है। और मेंस एग्जाम भी आपका उम्मीद एक्सपेक्टेशन यही है कि इस मंथ के एंड तक आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन मेंस एग्जाम की, जैसे एसबीआई पीओ मेंस में अगर आपने दिया है तो उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस भी उसी लेवल का एग्जाम आता है ना, सेम लेवल का एग्जाम आता है, और यहाँ पर उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है जिस तरह से आप एसबीआई पीओ की मेंस की तैयारी करके रहे हैं। उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रखना है कि सर एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कुछ अलग होगी, आईपीएस पीओ की तैयारी कुछ अलग होगी, कुछ अलग नहीं है। जो आपने वहां किया है वैसा ही वहां पर करना है, उसी लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन जो आप करते हो उसी तरह से जीए को प्रिपरेशन आपने करनी है, ठीक है। चलो, हो गया इसके बारे में। चलो, हु शुड प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात कर लें। ओके, तो अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस की बात करूं, देखो प्रीलिम्स का रिजल्ट इसका भी अभी तक नहीं आया है, तो जैसे हम लोगों ने पीओ की बात करी है उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसके एक्सपेक्टेशंस ही रखेंगे इसके अंदर। तो अगर मैं प्रीलिम्स के अटेम्प्ट्स की बात करूं या रिजल्ट की बात करूं, प्रीलिम्स की कट ऑफ एक्सपेक्टेड मान लेते हैं, है ना। तो अगर किसी के
अराउंड 75, मैं 75 प्लस माइनस 2 भी बोल सकती हूँ, प्लस माइनस 3 भी बोल सकती हूँ। अगर किसी के अराउंड इतने बन रहे हैं तो यू आर इन द सेफ जोन, बिकॉज पास्ट ईयर ट्रेंड को देखें या इस बार का पेपर देखें तो उस हिसाब तो से। ये स्टेट वाइज भी तो होगा ना? हाँ, लेकिन मैं ओवरऑल बता अच्छा, रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेट की, जैसे अब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, कुछ स्टेट की कट ऑफ 78 गई थी, ठीक है। कुछ की 68 गई थी। नहीं तो लास्ट ईयर एग्जाम इसी लेवल का आया था। हाँ, ठीक है। वैकेंसीज और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में उतना चेंज नहीं है जितना हम सोच सकते हैं कि हमारी कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए। तो ये मैंने ओवरऑल दिया, नहीं, हो एक चीज सकता अपने है। सोच सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स ज्यादा अगर थोड़े इंटेलिजेंट लेवल के आ गए तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती नहीं, है। बट स्टेट वाइज भी तो वेरी करता है ना। अब ठीक जैसे है। अगर मैं पुराने साल के ट्रेंड्स पे बात कर रही हूँ, पिछले 2 साल का मैंने देखा है, तो ऐसी स्टेट्स भी है जहाँ पे अगर मान लो राजस्थान की 78 गई है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की 68 भी गई है। ठीक है। इतना डिफरेंस भी आता है। वो पिछले साल के बच्चे थे तो वो कैसा प्रिपेयर करके गए हैं, कैसा परफॉर्म करके गए हैं, वो उन पे डिपेंड था। यहाँ पे मैंने आपको ओवरऑल दे दिया। अब देखो, इससे ऊपर नीचे तो हो गई, क्योंकि ये हम लोग एक्सपेक्टेड मान रहे हैं, ये हम लोग रियलिटी नहीं मान रहे कि यही होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका मेंस का रिजल्ट। वही देखो, अगर जैसे ही इसका थोड़ा सा लेट हो जाएगा, मतलब लेट इन द सेंस कि हाँ पीओ का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो पहले पीओ का रिजल्ट आएगा फिर क्लर्क का रिजल्ट आएगा, तो एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन बीच में गैप डालेंगे ये दोनों। और सेम इसी तरह से उनके मेंस एग्जाम के बीच में भी 1 वीक टू 10 डेज का गैप हो सकता है, 1 वीक का गैप हो, तो मान के चलो इतना गैप आपका आएगा। और इसका जो एक्सपेक्टेड आपकी जो डेट है मेंस की, वो फरवरी फर्स्ट वीक आपकी हो सकती है। ठीक है, तो फरवरी फर्स्ट वीक अपने मान के चलें इसकी एक्सपेक्टेड डेट। ठीक है, तो ये आपका फरवरी में आ जाएगा, आपका मेंस एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, कंसीडरिंग ये स्टेट वाइज रहेगा। फिर से बोल रही हूँ कि ये जो कट ऑफ रहती है इसकी स्टेट वाइज रहती है। अब आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसीज थी, कितने बच्चों ने पेपर दिया है, उस पर भी वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल अटेम्प्ट्स इतने ऊपर नीचे हैं तो चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर अब। हाँ, ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि मेंस एग्जाम कब है आपका, वो हमने पिछले उसमें ही डिस्कस कर लिया है। चलो अगला क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीएस पीओ एंड क्लर्क मेंस साइमल्टेनियसली। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा एक माइंड में घूमता है क्वेश्चन कि सर अब एसबीआई पीओ तो हो गया, लेकिन आईपीएस पीओ और आईबीएस क्लर्क 2 एग्जाम हमारे बच्चे हैं, और दोनों के लेवल ऑफ एग्जाम और दोनों के प्रिपरेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, राइट? Yes. बहुत डिफरेंस होता है, लेवल ऑफ एग्जाम में डिफरेंस, लेवल ऑफ एग्जाम में डिफरेंस होता है। प्रिपरेशन तो चलो आपको वही करनी है, लेवल एग्जाम में तो इस चीज को साथ में लेकर कैसे चला जाए और किस तरह से कराए, तो बेटर है मैम आपको ज्यादा बेटर इसमें समझा पाएंगी। मैं फिर पर्टिकुलर जीएस सेक्शन मैं बताऊंगा, बाकी सेक्शन मैम से आप समझो। तो हम सिर्फ अभी अभी के लिए बात करेंगे क्वांट्स की, इंग्लिश की और रीजनिंग की। जीएस सेक्शन अपना सर अपने आप देखेंगे। तो देखो, आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन और आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन, यहाँ पे मैं कहूँ सिलेबस एकदम सेम है, प्रिपरेशन एकदम सेम है। फर्क किसका है? लेवल का। जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ना, बेसिक से चलते हैं हाई लेवल पे, तो जब बेसिक से चलते 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 हम लोग मॉडरेट पे पहुंचते हैं, वो हमारा बन जाता है क्लर्क लेवल, और मॉडरेट से चलते चलते हाई पे पहुंचते हैं तो वो वाला हमारा लेवल बन जाता है पीओ लेवल। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी एस्पिरेंट है, देखो मैं मान रही हूं कि सभी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि पीओ को टारगेट करके चलते हैं, पीओ के लिए प्रिपेयर करके चलते हैं। तो देखो वही चीज है ना, हम लोग बेसिक से जाते हैं मॉडरेट पे, है ना, और मॉडरेट से हम लोग जाते हैं हाई पे, तो यहाँ आके अटकता है हमारा क्लर्क और यहाँ आके अटकता है हमारा पीओ। जब मेरे को डेस्टिनेशन ही पीओ तक जानी है तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्लर्क का सिलेबस तो पूरा हो रहा है ना, क्लर्क का लेवल तो पूरा हो रहा है। कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जिसने मान लो एसबीआई पीओ नहीं भी दिया है, उसका आईबीपीएस पीओ एक्सपेक्टेड है कि उसका हो जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क एक्सपेक्टेड है हो जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आईबीपीएस पीओ के लिए ही प्रिपेयर करना है। जो आप डेली की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपको पीओ लेवल की ही करनी है। लेकिन जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे पीओ का दे दिया, फिर क्लर्क का दे दिया, फिर पीओ का, फिर क्लर्क का, तो आपको मॉक टेस्ट दोनों के देने हैं, क्योंकि आपको इससे क्लर्क की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, लेकिन आपको डेली की प्रैक्टिस पीओ लेवल की करनी है। अब देखो, प्रैक्टिस स्केड्यूल मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकती कि आप क्या प्रिपेयर करो क्या ना प्रिपेयर करो, बिकॉज आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो एंड इतना टाइम अभी बीत भी चुका है कि आपने अपना शेड्यूल पूरा सेट कर रखा है। लेकिन
बताने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि आप पीओ को टारगेट करके चलो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर सिलेक्टेड इन पीओ और नॉट, फिर आप क्लर्क पे भी फोकस कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें ये दो ही थी, इन दोनों को कंसीडर करके चलोगे तो बहुत सही रहोगे। डेली के एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, डेली का जीए करना है, डेली की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे या एवरी 2 डेज में देने हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन दोनों के देने हैं क्योंकि पीओ के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और क्लरिकल के भी हो जाएंगे, एग्जामिनेशन फीलिंग भी आ जाएगी। अब जीए के बारे में सर बात करेंगे, उससे छोटी सी चीज़ पहले और, पीओ में हमारा डिस्क्रिप्टिव भी आता है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर आता है। तो आप वीक में कोशिश किया कीजिए कि आप 2 लेटर्स और 2 एसेज टाइप कर लिया करो अपने लैपटॉप पे या पीसी पे या किसी पे भी, एंड वो वाले लेटर्स और ऐसे टाइप किया करो जो आपके पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, डिस्क्रिप्टिव की जो पीडीएफ है तकरीबन 40 एस्से की थी, 40 लेटर्स की थी, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ऑलरेडी हम एसबीए पीओ से पहले डाल चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो वो करके वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। एक लॉजिकल रीजनिंग की पीडीएफ भी हमने फ्री में डाली थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई थिंक 150 क्वेश्चन थे। पजल सिटिंग अरेंजमेंट के हाई लेवल के क्वेश्चंस थे और डाटा इंटरप्रिटेशन के हाई लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ फ्री पीडीएफ से आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे लेवल की थी, तो किसी के पास अगर प्रैक्टिस की कमी हो रही है, प्रैक्टिस मटेरियल की कमी हो रही है, तो उनको अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको मेमोरी बेस्ड डिस्क्रिप्टिव नहीं भी करना है तो जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड करी है उसमें एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि आपको वीक में 2 या 3 लेटर करने हैं, 2 या 3 एसेज करने हैं, तो बहुत सारे हो जाएंगे आपके पास, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, आप सर जी ये थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो जीए के बारे में मैं आपको बता दूं कि जीए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माइंड में कन्फ्यूज़न है कि सर एसबीए पीओ का इतना टिपिकल आया जी का सेक्शन, तो क्या आईबीपीएस पीओ भी इतना ही टिपिकल आएगा? तो मैं अगर मान के चलूँ हाँ ठीक है उतना टिपिकल आएगा तो क्या करें? अगला सवाल यही आता है, सर क्या करें? बहुत सारे मैसेजेस मेल्स मुझे मिले जिसमें यही सवाल था आपका कि सर अब क्या करें, क्या इतना लेवल आया, अब कैसे पढ़ें 1 महीने के अंदर? देखो, अब कुछ चेंज करने का मैंने पहले ही बताया, कुछ चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ से पढ़ा है, जितना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो। मान के चलो आपके पास 25 दिन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 दिन है अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, अपनी आईबीएस पीओ आईबीएस क्लर्क की प्रिपरेशन को करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान डिसाइड करो कि मैंने कितना पहले पढ़ा हुआ है और कितने देर में मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मंथ वाइज आप डिसाइड करो। डेली का तो करना ही करना है, साथ में बस इतना है कि जब मेंस एग्जाम होते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है जीए को पढ़ने का जो टाइम है वो बढ़ा देना चाहिए आपको, और बढ़ाना पड़ेगा आपको। नहीं बढ़ाओगे तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और एटलीस्ट मान के चलो अगर आपने अब तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो जीए की, इन द सेंस कि आप मंथली पढ़ चुके हो, वीकली पढ़ चुके हो अच्छे से, तो आई डोंट थिंक अब आपको 2 से 3 दिन, तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, कोई लोग तो 1 दिन में 1 मंथ की जीए कंप्लीट कर देंगे, एसबीए पीओ दिया है। और हो सकता है कईयों ने ना दिया, तो आप ये सोचो कि आप उन लोगों के साथ फाइट करने वाले हो जिन्होंने एसबीए पीओ दिया और उनकी जीए की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल की हो चुकी है, तो वो अब दोबारा से करेंगे और आप कहीं पीछे ना छूट जाओ। तो इसलिए आपको अपना टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इट्स अबाउट द टाइमिंग, आप कितना टाइम दे रहे हो, कितनी रिवीजन कर रहे हो, कहां से कर रहे हो। अकेले एमसीक्यू से मत रिवाइज करना, ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चंस डीप में आते हैं तो डीप के क्वेश्चन ज्यादा करके जाओ। यहां पर पूरी की पूरी न्यूज को अच्छे से पढ़ के जाओ, डाटाबेस क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा देख लो, ठीक है। और यहां पर जो भी करो लास्ट डेज में एमसीक्यूज उठाना। ऐसा नहीं है कि अब से कई लोग ऐसा करते हैं कि सर मंथ वाइज एमसीक्यूज कर लेते हैं, रिवीजन छोड़ दो, डिटेल में कौन पढ़ेगा। वो गलती मत करना। अगर वो गलती कर रहे हो तो फिर आपको गड़बड़ हो सकती है। एमसीक्यूज रखो लास्ट दिनों के लिए, मतलब 3, 4, 5 दिन जब बचते हैं तो तब आप एमसीक्यूज के थ्रू अपनी रिवीजन, फाइनल रिवीजन कर सकते हो, बट नॉट उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपनी फुल रिवीजन के साथ। तो आईबीएस क्लर्क और पीओ का जो बस डिफरेंस यही होता है कि उसमें 40 नंबर के आते हैं, उसमें 50 नंबर के आते हैं। बाकी लेवल ऑफ क्वेश्चन आपको कि हाँ यार सर मैं आईबीएस क्लर्क में क्या ईजी आता है, आईबीएस पीओ में हार्ड आएगा, तो क्या करें? वही मैम की बात कि आप जब हाई के लिए प्रिपेयर कर लो तो लो के लिए तो अपने आप प्रिपेयर हो ही जाएगा ना। तो आईबीएस पीओ लेवल पूरा वही रखो, क्या पता। और हाँ, कई लोग उससे सर बैंकिंग अवेयरनेस एसबीए पीओ में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए तो अब क्या नहीं प्रिपेयर करना? नहीं, यू कांट से। हो सकता है बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन क्लर्क में ज्यादा आ जाए, आप क्या करोगे तब? तो प्रिपेयर वैसे ही करो जैसे आप चला रहे हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द जीए सेक्शन। प्रिपरेशन कोई चेंज नहीं करनी, कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी, सेम वैसे ही रखना जैसे अभी तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। चलो
नेक्स्ट पे चलें। यस। ओके, सो NISCL AO का एक एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसका दिया था, और इसका मेंस का रिजल्ट कब आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं कि कब आने वाला है। मैम आप बता दो। देखो NICL प्रीलिम्स काफ़ी पहले हो चुका है और रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। पहले कभी भी इतना डिले नहीं होता है, और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस में हमने ये देखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे बैंक से भी ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन हमने एनालिसिस किया है, जो सोर्सेज से पता चला है उसमें ये भी बताया गया है कि क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रमोशन एक्सरसाइज चल रही थी, तो उस केस में हमारा जो ये वाला रिजल्ट है वो डिले हो गया है। एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो इसी मंथ में आ जाएगा, जनवरी। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि कौन से वीक में आएगा, कौन से वीक में नहीं आएगा, बट यस, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और किनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उनका जो है सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, किनको ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए लग जाना चाहिए, जिनको कॉन्फिडेंस में अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ प्रीवियस ईयर हमारी कट ऑफ गई थी 126, ठीक है, 126 गई थी। तो अगर इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका हो जाए, तो आप मान के चलो 120 प्लस ही जाने चाहिए। आपके मार्क्स बोलूँ या अटेम्प्ट्स बोलूँ, वो आपके 120 प्लस ही जाने चाहिए, कंसीडरिंग योर एक्यूरेसी। अगर आप ये मान रहे हो कि 130 तक चले जाएंगे, यू आर इन अ वेरी सेफ जोन। लेकिन प्रीवियस ईयर को देखते हुए 126 गई है, तो हाँ, उतना आप आइडिया लगा के चलो कि मिनिमम उतनी तो जाएगी ही जाएगी, बिकॉज एक्सपेक्टेशन है। और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन अगर मैं बोलूँ तो वैसा ही रहा है, वैकेंसीज हमेशा उतनी ही रहती हैं, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो NICL AO मेंस के बारे में इतना ही था, इतनी ही एक्सपेक्टेशन थी। अब सर चलते हैं नेक्स्ट पे। एक चीज़ मुझे बतानी थी, यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत बार पूछते हैं कि सर इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए या बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रायोरिटी। बाकी अगर मैं वैसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, मुझे 10 साल हो गए बैंक में जॉब करते हुए, तो यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन टर्म्स ऑफ दी आपकी प्रेशर एंड दी मनी को मैं कंसीडर करूं कि प्रेशर और मनी दोनों को लेकर चलूं कि कितना प्रेशर है और कितने पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर आई वुड बी गिविंग प्रेफरेंस। मतलब ये मैं प्रेफरेंस दूंगा इंश्योरेंस सेक्टर को, चाहे वो LIC हो चाहे NISCL हो, तो यू शुड गो फॉर दी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो फ्यूचर में कि सर मेरा NISCL AO में भी हो गया, मेरा SBF PO में भी हो गया, तो मुझे क्या ज्वाइन करना चाहिए, तो अगर आप ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में काम करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहते, सेटिस्फाई रहना चाहते हैं अपनी जॉब से, उस टाइप की आपकी अगर फीलिंग है तो गो फॉर दी NISCL, अदरवाइज गो फॉर दी SBF PO। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, मैं बहुत जल्दी आगे प्रमोशन हो, नो डाउट NISCL या इंश्योरेंस सेक्टर में प्रमोशंस भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं उसमें प्रमोशन नहीं हो, तो होते हैं, बट थोड़े से बैंकिंग सेक्टर में क्या थोड़े फास्ट प्रमोशन है इन कंपैरिजन टू द इंश्योरेंस, तो उसमें भी प्रमोशन है, दोनों जगह प्रमोशन है। बट SBI में आपको थोड़ी सी रेपो एक अच्छी मिल जाती है, इमेज अच्छी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू द इंश्योरेंस सेक्टर। बट एक सुकून की बात करूं, सुकून जिसको कहते हैं, दिमाग का सुकून, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुकून चाहिए वो इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ESIC UDC नोटिफिकेशन 2021। तो सर थोड़ा सा बहुत एकदम से नोटिफिकेशन आ गया, और ये क्या आ गया, मतलब ऐसा कुछ हुआ कि ये क्या आ गया, मतलब कि क्या चीज़ आ गई है ना। एम्प्लॉई क्या है, इसकी फुल फॉर्म पता है? नहीं पता नहीं पता है, जस्ट मजाक कर रहे हैं। चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो दिस इज द ESIC UDC नोटिफिकेशन 2021-22। इंपॉर्टेंट इज रिलीज हो चुका है नोटिफिकेशन, काफ़ी दिन पहले आ गया था आपका नोटिफिकेशन, और अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट्स ऑन 15 जनवरी, 15 फरवरी तक अप्लाई है इसका। और आगे इसके बारे में सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ले, तो अब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट्स यार नोटिफिकेशन में आपने पढ़ लिए होंगे, मेन मुद्दा आता है कि आखिरकार ये एग्जाम है क्या, मतलब कि पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, है ना, यही चीज आती है। तो ये पैटर्न की मैं बात करूं तो क्या क्या कहना चाहोगे? कंफ्यूजन बेसिकली ये है कि ये बैंकिंग पैटर्न पे है या SSC पैटर्न पे है। देखो, अगर मैं ये वाले पैटर्न की आपको
बात करके दिखाती हूँ। तो आपको ये बैंकिंग पैटर्न तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास कॉम्पोजिट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास अलग अलग हैं। लेकिन क्या चीज़ है ना, देखो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये लगा है, जनरल अवेयरनेस हमारे पास प्रीलिम्स में ही आ गया। तो जैसे हमारे एसएससी में होता है कि जनरल अवेयरनेस हमारे पहले ही आ जाता है, तो बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। लेकिन कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर की जाए, जो हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स है ना, ये 3, इसमें हमारे जो बैंकिंग का सिलेबस है उसका भी मिक्सचर रहता है और थोड़ा सा एसएससी का भी। मतलब मैं अगर कहूँ बैंकिंग का सिलेबस 80% रहता है, तो 20% एसएससी का भी एलिमेंट इसके अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमारा बैंकिंग रिलेटेड रहता है। लेकिन ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी अगर मैं देखूँ, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखूं, तो उसमें हमारे पास स्टैटिक भी इक्वली पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में पूछे जाते हैं, और बैंकिंग रिलेटेड करंट भी पूछे गए हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ एसएससी एंड बैंक सिलेबस। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, इन तीनों में मोस्टली हमारा बैंकिंग का ही सिलेबस है। मोस्टली कह रही हूँ, पूरा नहीं कह रही हूँ। और बाकी अगर आप ये देखोगे तो बैंकिंग में हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग होती है, इसमें ये कॉम्पोजिट जो है। आपको बताया ना 25 क्वेश्चन 50 नंबर, ये एसएससी में आता है ऐसा। 25 पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का होता है, 1 घंटे का एग्जाम। ये प्योरली एसएससी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो एसएससी में एग्जाम होता है। और ये सब्जेक्ट्स भी, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे, तो उसमें मुझे जो ऑब्जर्वेशन हुआ कि मुझे वाकई में ऑब्जर्वेशन हुआ कि हाँ यार ये तो एसएससी क्वेश्चन है। मैंने जनरल अवेयरनेस के देखे थे एक्चुअली। तो जनरल अवेयरनेस में जैसे मैम ने बताया एसएससी बैंक, मतलब बैंक एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, मतलब करंट अफेयर्स के। एसएससी में जैसे साइंस भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट इसको देने की सोच रहे हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर थोड़े से देख लेना। कई लोग आप में से ये भी होंगे कि सर मैंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया, तो लास्ट ईयर मैंने जब दिया तो उसमें तो बैंकिंग का आया था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा, जब आप एग्जाम देने बैठते हो ना, तब आपको याद ही नहीं रहता यार। अच्छा, मतलब वो एक क्विकली ना क्वेश्चन निकलते रहते हैं माइंड से और होते रहते हैं। तो आप ये नहीं सोच पाते यार ये एसएससी का बैंकिंग है, क्योंकि आपका मतलब होता है, मेन मकसद होता है एग्जाम देना। तो आप एग्जाम दे आए, तो अब इसको थोड़ा सा देखना, गूगल करना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिल करना चाहते हो फिल कर देना, नहीं करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में फोकस करना चाहते हो अपने बैंकिंग पे, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो। प्रीलिम्स जैसा ही मेंस का भी है, तो इतना कोई वो नहीं है। मिक्सचर ऑफ बोथ एसएससी एंड बैंक एग्जामिनेशन है। आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा कि बैंक वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भर दो भर दो भर दो। तो भरना चाहते हो तो भर दो यार। अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे तो फिल कर दो। अगर आपको लगता है कि दिस इज नॉट समथिंग जो आप प्रेफर करो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जॉब अच्छी है, हाँ। ऐसा नहीं है कि जॉब कैसी है, जॉब अच्छी है, बढ़िया जॉब है, मतलब कि वही सुकून वाली बात है, सुकून वाली जॉब है। तो इसमें एक और हमारे पास वैकेंसी निकली थी स्टेनोग्राफर की। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। तो इसका सिंपल यहाँ पे आप प्रीलिम्स का हमारे पास सेम रहेगा, मेंस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा डिफरेंस आ जाता है और हमारे स्किल टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो इसका जो बेसिकली पैटर्न है यार, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इतना कुछ डिस्कस करने वाला इसमें है नहीं। तो आप सिंपली इसमें यहाँ पे देख सकते हो। सर नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस। एक इसमें चीज़ बतानी रह गई कि यहाँ पे ना काफ़ी बच्चों के माइंड में एक कन्फ्यूजन है कि हम इसको अदर स्टेट से फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पेपर हमारा कहाँ पे होगा, पोस्टिंग हमारी कहाँ पे आएगी। तो ये वाला जो हमारा डाउट है ना, ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे हम लोग बैंक एग्जामिनेशन के भी जो फॉर्म होते हैं अदर स्टेट से, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसीज इसकी निकलती है ना, स्टेट वाइज इसकी कट ऑफ्स निकलेंगी। जैसे हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्लरिकल स्टेट वाइज देते हैं और दूसरी स्टेट से भरते हैं, वैसे आप इसको भी दूसरी स्टेट से फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जिस स्टेट से फिल कर रहे हो उस स्टेट में ही आपको सर्व करना पड़ेगा इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो आर यू रेडी टू सर्व ऑन दैट पोस्ट इन दैट स्टेट? सो येस, अगर आप रेडी हो तो आप इसको फिल कर सकते हो अदर स्टेट से। अगर आप रेडी नहीं हो तो आप उसको फिल मत करना। अब पेपर की बात रही है, तो जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है वो एसबीआई जैसे आपको थोड़ी सी छूट दे देता है, एसबीआई क्लर्क, कि आप अपने स्टेट से भी दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो। तो वैसे ही आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन इसका कहीं से भी दे सकते हो, अपनी स्टेट से, दूसरी स्टेट से। लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा ना, वो आपको उसी स्टेट से देना पड़ेगा जिस स्टेट से आपने फॉर्म को फिल किया है। पेपर के लिए, रिटन पेपर के लिए आपको छूट दी गई है, लेकिन स्किल टेस्ट आप वहीं से दोगे जहाँ से आपको जो है जिस स्टेट से आपने इसको फिल किया है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी ESIC के बारे में। तो ये कन्फ्यूजन आई होप आपकी दूर हो गई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा LICW एग्जामिनेशन, यहाँ पे चर्चा में थोड़ा रह रहा है LICW एग्जामिनेशन, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 2019 का जो LICW एग्जामिनेशन था वो मैंने भी क्लियर किया था फ्रॉम लास्ट जो हाँ जो LICW लास्ट निकला इससे पहले जो मतलब अभी तक आया नहीं, जब मैम ने एग्जाम क्लियर किया था उसके बाद कोई नोटिफिकेशन LIC का आया नहीं है। तो मान के चलो कि जो प्रीवियस बैच बोलते हैं ना, प्रीवियस बैच में मैम सिलेक्टेड है LICW में, तो बेटर ये बता पाएंगे आपको उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो, मैं पास्ट ट्रेंड की बात करूँ, 2016 में पेपर हुआ था, फिर 2019 में पेपर हुआ। ये जो पेपर होता है ना 3-3 साल के गैप में होता है, तो अगर मैं 3 साल का गैप लगा लूँ, इस साल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि LICW आएगा, क्योंकि हर 3 साल में ये आता है ना। जो 2019 की वैकेंसीज थी 590 वैकेंसीज अराउंड निकली थी, जिसमें सिलेक्शन हुआ था। इसमें बाइफरकेटेड थी, जनरलिस्ट की अलग थी, राजभाषा की अलग थी, CA की अलग थी और बाकी सब अलग थी। तो उसमें हमारी बाइफरकेशन हुई थी और इतनी वैकेंसीज थी। देखो इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की जो वैकेंसीज होती है ना वो कम ही निकलती हैं, बिकॉज ज़्यादा लोग इसको टारगेट भी नहीं करते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन जैसी बहुत 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 भर भर के वैकेंसीज इसकी नहीं निकलती हैं, ठीक है। तो इसकी अराउंड 590 वैकेंसीज थी या फिर 520 वैकेंसीज थी। कितनी वैकेंसी में हुआ था? मतलब 590 में ये स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट दोनों थे, ऐसा कुछ? 590 में सर ऐसा था कि जो हमारे जर्नलिस्ट थे, आई गेस जर्नलिस्ट की थी 590 और बाकी सब की अलग थी। ऐसा भी मुझे अब ऐसे प्रॉपरली याद नहीं आ रहा कि किस किस की थी। आई गेस ये हो सकता है कि 590 हमारी जर्नलिस्ट की थी और बाकी सब अलग थी, और हो सकता है इसमें क्यूमुलेटिव हो। जो मैंने कंसीडर करी थी ना, जो हमारी जैसे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे आपकी SC की अलग निकलती हैं, ST की अलग निकलती है, OBC की अलग निकलती है, तो जो हमारी जनरल की वैकेंसीज थी ना, जर्नलिस्ट में जो जनरल की वैकेंसीज थी वो 200-300 के अराउंड ही थी। तो उस 200-300 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली जाए LICW एग्जाम के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा और बैंकिंग वर्सेस LICW है ना, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो आपने दोनों एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, LICW और SBI PO दोनों एग्जाम दोनों सेम ईयर क्लियर किए थे, तो क्या क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? एक जो सुकून LICW क्लियर करके आया था ना, वो देखो SBI PO क्लियर करके नहीं आया था, क्योंकि हर किसी की ना अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मैं एक ऐसी मतलब आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको लाइफ में थोड़ा सा सुकून ज़्यादा पसंद है ना। तो जिसको सुकून भरी ज़िंदगी पसंद है विद अच्छी सैलरी, है ना, काम वही 9 to 6, 9 to 5, 10 to 5 वाला काम हो, बढ़िया घर पे आओ, रेस्ट करो, फिर ऑफिस चले जाओ, 5 day वीक हो और मस्ती मारो, है ना। जिसको वो वाली ज़िंदगी चाहिए उसके लिए इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि अगर दोनों को तराजू में रख दो ना, SBI PO और LICW दोनों भारी पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। SBI में ये करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है, अलाउंसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें अलाउंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, फिक्स्ड हमारी सैलरी रहती है। लेकिन जिसको करियर ग्रोथ चाहिए, अलाउंसेस चाहिए और प्रमोशन लेना है बहुत अच्छा, वो SBI PO ही चुनेगा। लेकिन जो सुकून इस वैकेंसीज में क्लियर करके मिलता है ना कि यार 200 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना, पूरे इंडिया के 200 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो 2000 वाली में फीलिंग नहीं आएगी। तो अगर आपको नहीं भी जाना है ना, फॉर्म आएगा ना, भर देना और एग्जामिनेशन देकर आना। यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लूँ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेम आपका बैंकिंग पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं। ये इसका जब नोटिफिकेशन आया था मेरे को पता ही नहीं था एग्जामिनेशन होता क्या है। बैंक का मैं पढ़ रही थी, बैंक के तरीके से पेपर देने गई थी और पास हो गया था क्योंकि तैयारी अच्छी थी। तो बैंक का सिलेबस आता है, सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है यहाँ पे क्वालिफाइंग होती है, तभी आप देखोगे मार्क्स हमारे 70 में से होते हैं। क्वालिफाइंग होती है, आपको कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स दिए जाते हैं कि इंग्लिश में इतने आने चाहिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी मतलब जो 70 में से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मतलब हाँ, एक उस दिन स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैं ना सिर्फ RRB PO का एग्ज़ाम देती हूँ, मैं ना बाकियों के नहीं, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। तो उस पर खैर अलग मुद्दा था, क्योंकि RRB की हिंदी भी बहुत टिपिकल लेवल की आती है, कोई इजी नहीं आती। तो एक कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा चांस है अगर LIC आता है तो, जो कि मैम ने भी बताया कि हाँ आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज एक अच्छा उनके लिए चांस है। लेकिन ये जो 70 नंबर है ना, इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, क्योंकि आपके पास मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट्स हैं। ये ऐसे होते हैं, हर एक जो बैंक का बच्चा होता है ना उसके ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, गड़बड़ सिर्फ इंग्लिश में होती है। इंग्लिश में क्या मान लो 12-15 नंबर है, 10 नंबर हैं, वो आप ले लोगे
थोड़े से नंबर है, पाइया से नंबर आप ले लोगे, लेकिन यहाँ पे जिसने 70 on 70 कर लिया ना, उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा पेपर सिलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी मेरे वाले टाइम पे। ठीक है, तो ये ध्यान रख के चलना कि आपके दोनों सेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अब अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ, बैंकिंग पैटर्न सेम पैटर्न, वही सिलेबस, वही कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं इसका लेवल SBI BO से कंपेयर करूँ तो स्लाइटली लो रहता है, क्लरिकल मेंस से कंपेयर करूँ तो स्लाइटली हाई रहता है। मतलब क्लर्क मेंस और PO मेंस के बीच का लेवल होता है, डुएबल लेवल होता है, और पेपर करने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, वही सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग हमारे यहाँ पे, डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस भी बैंक वाली आती है। यहाँ पे एक जो ये चीज़ जुड़ती है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये वाला जो हमारा पेपर होता है ना, ये ऐसा हमारा सेक्शन गया था कि जिसके लॉजिक्स क्लियर थे इस सेक्शन में वो तो हो गया पास, जो मार के गया था रट्टे PDF के वो तो हो गया फेल। तो बेसिकली यहाँ पे ना LIC AAO में एक थोड़ा सा क्राइटेरिया और भी होता है कि आपको सेक्शन वाइज 50% स्कोर करना ज़रूरी होता है। जैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स 90 है तो 45 आपको स्कोर करने ही करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, आप फेल हो जाओगे। जो उस टाइम पे आया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 40 मार्क्स हैं, 20 आपको मिनिमम लाने ही है, इसमें 45 आपको मिनिमम लाने ही है, इसमें 30 आपको मिनिमम लाने ही है। जिसके यहाँ पे नंबर गए ना 28, फेल है। इस वजह से हमारे वाले में जो हुआ था ना, उसमें बच्चों के भर भर के जनरल अवेयरनेस में नंबर आए थे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ईजी आई थी, लेकिन मारे कहाँ गए, इंश्योरेंस अवेयरनेस में। तो जो भी सर आपको इंश्योरेंस फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाते हैं, इंश्योरेंस का पढ़ाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर सेक्शन, उसको आप जैसे सर लॉजिकली पढ़ाते हैं ना, आप उसको लॉजिकली ही समझा करो। अगर लॉजिकली समझोगे, लॉजिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, तो इस सेक्शन में फिर आप नहीं रुक पाओगे। बाकी सारा बैंकिंग पे ही बेस्ड रहता है। बाकी सर कुछ इसके बारे में और बताना तो आप बता सकते हो। ओके, सो ये खैर अभी टाइम दूर है LIC का, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब खैर इसके ऊपर फाइनेंशियल मार्केट के अवेयरनेस के ऊपर या इंश्योरेंस अवेयरनेस के ऊपर डीप में बात की जाएगी। बट फिलहाल आप, हाँ, फिलहाल बैंकिंग अवेयरनेस को आप फोकस कीजिए, जो बैंक एग्जाम में आता है, और करंट अफेयर्स वगैरह बाकी सब्जेक्ट पे उसी तरह फोकस कीजिए। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो ये मत सोचो कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बट इंश्योरेंस के आपको बेसिक्स लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। और अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। ये जब एग्ज़ाम मैम का हुआ था तो मुझे याद है, मैंने बाद में देखा भी था, सारे क्वेश्चंस एनालिसिस किए थे क्वेश्चन, तो मुझे यही ऑब्जर्व हुआ कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसके लिए इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा एज था, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डायरेक्टली सब्जेक्ट से आए थे, लेकिन वो जुड़े हुए इंश्योरेंस से, तो वो ऐसा कुछ था। खैर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर कभी, और इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं होता, तो डोंट वरी, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी हो सकती है आपकी। अभी आप बाकी सब्जेक्ट से फोकस कर सकते हो, ठीक है। जो आप क्लास में जनरल अवेयरनेस, हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस पे आप फोकस करो, उसका भी थोड़ा थोड़ा हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, बैंकिंग अवेयरनेस जो पढ़ते हैं हम, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं, इंश्योरेंस एक सेपरेट आता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस तो आज की डेट में भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप बैंकिंग कर रहे हो तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस पढ़ रहे हो जो इसमें आएगी। इंश्योरेंस आपको सेपरेट करना पड़ेगा, वो हम करवा दूंगा आपको मैं बाद में। एक थोड़ा सा फनी इंसिडेंट बता दूं इस पेपर के बारे में, क्योंकि मेरे बड़े दिल से जुड़ा हुआ है। GA मेरी थी बड़ी ही ज़्यादा गंदी जब मैं ये पेपर देने गई थी, और जनरल अवेयरनेस तो जैसे जैसे मैंने कर ली है ना, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन करे थे, तो मैंने बाहर आके यही बोला था, जनरल अवेयरनेस होएगी नक्के पे पास, लेकिन इंश्योरेंस हो जाएगी। और बाकी बच्चे रो रहे थे कि इंश्योरेंस में हम फेल हो गए, क्योंकि 50% लाने ज़रूरी थे। वहाँ पे अगर मान लो 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप था ना, तो सारे के सारे रो रहे थे और मैं हंस रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी GA बहुत अच्छी हुई थी, उनके पूरे नंबर थे, और यहाँ उनकी इंश्योरेंस बिगड़ी थी। मेरी GA थी लेवल पे और यहाँ पे इंश्योरेंस थी बढ़िया, तो आई वॉज हैप्पी। तो अगर आप चाहते हो ना कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो, तो जैसा सर कहेंगे, जैसा सर पढ़ाएंगे ना, वैसे पढ़ लेना। चलो आगे वही डिस्क्रिप्टिव ही होता है, जैसे सेम IBPS PO SBA PO में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपने LIC का हो गया, ये सिलेबस दे रखा है, खैर इसको पढ़ लीजिएगा, अभी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह वही चीज़ें सब कुछ है आपके, स्टॉक मार्केट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका क्या है, लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर का, जब लास्ट ईयर तो नहीं कहूँगा, लास्ट जब नोटिफिकेशन आएगा था तो ये डेट को आया था, ऐसे ऐसे इंटरव्यू हुए थे, तो आप एक गैप के नज़रिए से देख सकते हो कि मार्च में आया था ये आपका,
ठीक है। मार्च के बाद सारे का सारा प्रोसेस आपका ज्वाइनिंग दिसंबर तक हो चुकी थी, ठीक है। दिसंबर तक थोड़ा लंबा चला था लेकिन हो गया था आपका सब कुछ और बढ़िया तरीके से हुआ था। ज्वाइनिंग की अगर बात करूं तो सीधा मैसूर में जो इन्फोसिस है और वहाँ पर ज्वाइनिंग आई थी। इन्फोसिस के मैसूर में ज्वाइनिंग ट्रेनिंग हुई थी, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी इन्फोसिस मैसूर में, है ना। वैसे टोटल 9 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो 3 मंथ्स के पैटर्न में इनकी ट्रेनिंग होती है। 3 मंथ्स पहले मैसूर इन्फोसिस में रखा गया था, ठीक है। वहीं सब कुछ था अंदर। चलो लेट्स होप कि आपका 2022 में आपका भी एग्जाम आ जाए। आरबी असिस्टेंट काफ़ी चर्चा में है, तो इसके ऊपर मैं ही बात कर लेता हूँ आरबी असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। ओके, सो आरबी असिस्टेंट सेम वही पैटर्न, कोई चेंज नहीं है। बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से करते रहिएगा। इसमें एक्सपेक्टेड डेट जो पहले कही जा रही थी कि ये जनवरी दिसंबर में आ जाएगा, दिसंबर के लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल, यानी कि अप्रैल में आने की एक्सपेक्टेशन है फिलहाल इस नोटिफिकेशन की। तो आरबी असिस्टेंट आपके अप्रैल में आ सकता है, ये मान के चलिए, ओके। और उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस एक चीज़ पे ध्यान रखना, क्योंकि आरबी असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं बहुत कम आती हैं और स्टेट वाइज तो बहुत ही कम हो जाती है। मान के चलो कि 15-20, किसी स्टेट में तो 8-10 वैकेंसीज भी होती हैं। तो इतनी वैकेंसीज में आपको फाइट करने के लिए एक अलग लेवल की एक आपको यहाँ पर एक सोच चाहिए, अलग लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। पैटर्न वैटर्न आप देख लोगे, पैटर्न वैटर्न आपको बैंक एग्जाम के जैसे आप तैयारी करें वैसे ही तैयारी इसकी करनी है, बट कंपटीशन इज गोइंग टू बी अ कट थ्रोट कंपटीशन। कंफ्यूजन अगेन, सर आरबी असिस्टेंट क्या बेटर है, क्या बैंक एग्जाम बैंक पीओ से? तो यही कहूंगा कि यस, मैं फ्रेंकली बोलूंगा आरबी के बारे में। आरबी आप किसी भी लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट, ग्रेड बी, वट एवर लेवल यू आर गोइंग टू ज्वाइन इन द आरबीआई, दैट इज फार बेटर देन द बैंक पीओ और इवन स्केल टू आरआरबी पीओ और वट एवर, मतलब जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, आरबीआई इज बहुत बढ़िया है। चाहे आप असिस्टेंट ज्वाइन करो, आरबी असिस्टेंट की सैलरी आज की डेट में बैंक पीओ की सैलरी से शायद ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से करो, वेरी सुन इट इज गोइंग टू कम, ओके। तैयारी करते रहो इसके बारे में। सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है। कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर अवेयरनेस जिसको नॉलेज कहते हैं, कंप्यूटर के बारे में जैसे आरआरबी में पढ़ते हो, वो चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, ठीक है। चलो ओके, सो अब बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है। 1 जनवरी को यहाँ पर रिजल्ट आया आरआरबी पीओ असिस्टेंट का। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे मैसेजेस हमें मिले उसके रिलेटेड, ओके। मुझे इस वक्त ऐसा हो रहा है, मैं उस टाइम बैंक में बैठा था और तकरीबन ये रिज़ल्ट 11 या 11:30 शायद सुबह आया था ये रिज़ल्ट, ठीक है। और आई वॉज लाइक, अचानक से मेरे फ़ोन के जो मैसेजेस हैं वो एकदम से क्योंकि बजने लग गए, क्योंकि रिजल्ट उस दिन एक्सपेक्टेड था इवनिंग में, ठीक है। लेकिन इवनिंग में ना रिजल्ट आकर उस दिन मैं डिस्कस भी कर रहा था किसी से कि नहीं यार इवनिंग में नहीं आएगा, सुबह ही आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, वो देते इवनिंग है और रिजल्ट सुबह आ जाता। तो मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी हाँ रिजल्ट आ जाएगा 12-1 बजे तक आ जाएगा, 12 बजे तक। लेकिन वही हुआ 11-11:30, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, मगर मेरे फ़ोन के नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा एकदम से कंटिन्यू, मतलब कहते हैं ना कि वो 10-10 15-15 सेकंड के बाद एकदम बजने लगे। मैंने कहा हुआ क्या है, तो आई सॉ फ्यू ऑफ द रिजल्ट्स की, हाँ अरे ये क्या मतलब रिजल्ट आ गया, तो अच्छा लगा। कंटिन्यू बज रहे थे, एक बैंक में बैठा, एक काम भी कर रहा था, लेकिन फोकस दूसरा मोबाइल की तरफ था कि कितने क्या हुआ, बच्चों का सिलेक्शन कैसे हुआ, कितनों का हुआ। कुछ स्टूडेंट्स अपने जानकार होते हैं तो उनका हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जानने की एक भी क्यूरियोसिटी रहती है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। जैसे बहुत सारे मैसेज आए, आगे मैं स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करता था, लेकिन इस बार स्क्रीनशॉट इतने ज़्यादा है कि आई थिंक मैं अगर टेलीग्राम पे उसको पोस्ट करने लग जाऊँ, स्टूडेंट्स वो अनॉय हो जाएंगे, यार सर इतने सारे मैसेज क्यों डाल रहे हो। तो देयर आर एन नंबर्स, मतलब मुझे इस बार काउंटिंग भी नहीं किया कितने मैसेजेस मुझे मिले हैं, कितने मेल्स मुझे मिले हैं। सो आई होप बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं आखिरकार, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर रेशियो की बात करो, सक्सेस रेशियो इज़ लेस, है ना। सक्सेस कम होते हैं, अनसक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं, ये रीत है, क्योंकि 3/1
कह दो 1/3, मतलब 3 लोगों में से एक को निकलना है इंटरव्यू के फेज में, तो यानी कि 2 बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। तो वो उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी के साथ अगला एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम आते हैं जाते हैं, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, लेकिन अपने माइंड को एक ना पॉजिटिव वे में अगर लेकर रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक संभाल पाओगे। अगर जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, और अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो उस चक्कर में क्या होगा, अगला एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको अगला एग्जाम क्लियर करना है ना, IBPS PO है, IBPS क्लर्क है, SBA PO भी कोई लोग देकर आए होंगे, तो आगे आने वाले एग्जाम है। हो सकता है RBI या फिर LIC आ जाए, तो इट्स 1-2 दिन की कहानी होती है, 1-2 दिन माइंड से निकालो और लेट्स फोकस ऑन दी नेक्स्ट लेवल। ठीक है, यही अगर आपने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पढ़ी होगी, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपका आंसर आता है यस प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैं इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर आप ये सोच रहे हैं यस, तो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप इसके लिए कुछ कर सकते हो, अगर आपका आंसर इसमें यस आता है, तो यस, डू समथिंग, एनालाइज योर मिस्टेक एंड गो, आगे बढ़ो, रुको मत, थको मत। अगर आपका आंसर यस के बाद भी यस आता है, और अगर आपका आंसर डू यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपका आंसर आता है नो, तो नो, अगर इधर भी आपका आंसर नो आ रहा है और इधर भी आंसर आपका नो आ रहा है, तो फिर यार फिक्र करने की क्या जरूरत है, फिक्र करने की क्या जरूरत है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उस चीज को बारे में कुछ कर नहीं सकते, अगर RRB का रिजल्ट आपका नेगेटिव आया है और आप उस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर छोड़ो ना, फिर फिक्र क्या है कि करनी। अगर आप कह रहे हो मैं मिस्टेक को एनालाइज ही नहीं कर सकता, मैं तो हार गया, मैं थक गया, फिर एग्जाम में ही मत देना यार। फिर अपने आप को बीच में क्यों रखा हुआ है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ यार, अब मैं क्या करूं, मेरे इतने साल हो गए, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इतना फिर सोचने का क्या, छोड़ दो प्रिपरेशन और कुछ कर लो यार। बहुत सारी चीजें करने में जिंदगी के लिए, लेकिन करना तो है ही, तो फिर भाई सोचना छोड़ दो, करो, सामने मंजिल है, पाओ उसको, करो क्लियर, खत्म करो बात, दैट्स इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया होगा, टेंशन फ्री रखो अपने माइंड को। आगे चलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस। काफ़ी लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर आते हैं कि RRB PO क्लर्क में ज्वाइनिंग कैसे होगी सर, कब होगा, क्या होगा, आगे DV होगा। देखो, आप सबसे पहले तो अपनी मेल्स रेगुलरली चेक करते रहना, ऐसे रेगुलर भी मतलब कि सुबह शाम करते रहो। ठीक है, मेल के नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है। तो बस इतना है कि मेल्स के थ्रू आपको आएगा, नेक्स्ट आपका जो भी बैंक आपको अलॉट किया गया है वहाँ से मेल आएगा। और ये जो प्रोसेस है, मान के चलो ऐसा नहीं है बहुत क्विकली हो जाएगा, कुछ बैंक्स हो सकता है थोड़ा डिले से करें, कुछ बैंक्स जल्दी कर ले, तो डिपेंड्स अपॉन दी RRB वो कितना जल्दी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देता है। आपको DV की नोटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको आएगा एक मेल आएगा जिसमें सारा का सारा प्रोसेस लिखा होगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको किस किस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम। आपका मेडिकल होता है बाकायदा, मेडिकल कौन करवाएगा, आपको खुद करवा के जाना पड़ता है, जो पास्ट ट्रेंड RRB में देखा गया, आप खुद करवा कर जाते हो RRB का। सो इस तरह के आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स हैं, वो सारे के सारे आपके उस मेल में क्लियर हो जाएंगे। अब आपके माइंड में एक चीज़ होती है, सर डॉक्यूमेंट में मेरे डिफरेंस है, ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट में नाम में ये है, मेरे पापा का नाम ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ें होती हैं। या फिर सर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन देना है, तो क्या मुझे टाइम दिया जाएगा, क्या मुझे एक्सटेंशन मिलेगी। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं, इट डिपेंड्स, आपका कुछ भी ID प्रूफ में कुछ डिफरेंस है, कुछ चेंजेस है, तो आपको समय दे दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग के वक्त आपकी फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है आपकी DV के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है हमें टेंशन लेना कि निकाल दिया जाओगे या भगा दिए जाओगे, नहीं, आपको समय दिया जाता है उस चीज को दोबारा सबमिट करने का। आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बकायदा ज्वाइनिंग से पहले आपको दिए जाते हैं। तो उस चीज के लिए घबराना मत, उस चीज के लिए अभी मत दौड़ना, मेरा वो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा वो सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, दौड़ो, काम करो, लेकिन टेंशन लेके मत करना।
ये चीज़ बिल्कुल स्मूथली हो जाती है। तो घबराओ मत, अगर बैंक ने आपको नौकरी पे लगा तो निकालने के लिए नहीं रखा, वो ज्वाइनिंग कराने के लिए रखा है। तो कोई ना कोई रास्ता वो भी आपको बता देते हैं, रास्ता सब चीज़ों का निकल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, आपको समय बकायदा दिया जाएगा। एक्सटेंशन की बात करो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर एक्सटेंशन मिल जाता है। यस, एक्सटेंशन मिल जाता है, बट वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मिलता है कि आप किस तरह की आप अपनी यहाँ पर एक क्वेरी लगा रहे हो, किस तरह का आप उनको एक्सटेंशन के लिए मना पा रहे हो, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक्सटेंशन के लिए कोई ऐसे ही आपने बोल दिया, सर मेरी ये एग्ज़ाम था। कई बार बच्चे बोल देते सर मेरा IBPS PO का में एग्ज़ाम है, तो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है तो मुझे एक्सटेंशन चाहिए। नहीं, ऐसे क्लॉजेज के लिए नहीं मिलता। हाँ, कोई आपने मेडिकल लगा दिया, कुछ भी ऐसी अनसर्कमस्टांस, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो जाते, घर में हो जाते, फैमिली प्रॉब्लम, तो उस केस में आपको मिल जाता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो आई थिंक इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में RRB के बारे में, प्रोसेस के बारे में कुछ ऐसा अलग से तो कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्हाट टू चूज, SBI क्लर्क और द RRB PO। SBI क्लर्क और RRB PO दोनों में क्या चुने आखिरकार? दोनों में देखो बहुत बार अभी क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछना शुरू कर चुके हैं कि सर SBI क्लर्क और RRB PO में किसको चुने, ठीक है। तो इफ आई वुड से मैं कुछ फैक्टर्स इसमें आपको लेकर चलता हूं कि सबसे पहला मैं फैक्टर लेकर चलता हूं ऑर्गेनाइजेशन, कि SBI अपने आप में गजब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मतलब कि कह ही नहीं सकता, है ना। इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, फॉर्च्यून की लिस्ट में आ चुकी है, बहुत सारी और इंटरनेशनल रैंकिंग्स में आ चुकी है, ठीक है, नो डाउट इन दैट। आरआरबीज स्पॉन्सर्ड होती हैं, कई तो RRBs ऐसी हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर करके उनके अंडर काम करती हैं, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट RRBs की होती है वो SBI बैंक की टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो RRB की टॉप मैनेजमेंट होती है। तो नो डाउट अगर आप RRB में जा रहे हैं तो आपको वहां पर जो एक इमेज आपकी बनेगी वो इमेज आपकी SBI के सामने कम रहेगी। चाहे अगर आप RRB PO भी क्यों ना ज्वाइन कर रहे हैं, तब भी आपकी जो SBI क्लर्क की जो इमेज है वो RRB PO के मुकाबले एक सोसाइटी में, या फिर आप पे कह सकते हैं एक ओवरऑल लेवल पे, वो SBI की ज्यादा रहेगी, इवन चाहे आप क्लर्क हैं तब भी। अगर सोसाइटी स्टेटस की बात करें SBI है, SBI इज बट SBI, सिंपल सी बात करें, है ना, ठीक है। मैंने एक बार किसी स्टूडेंट RBI ग्रेड बी का सिलेक्शन हुआ था, उसका मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, तो ऑल इंडिया रैंक 2 थे शायद वो, या 3 थे, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे से इंटरव्यू में ये चीज़ पूछा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन RBI, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि बिकॉज इट इज़ RBI, सो SBI बिकॉज इट इज़ SBI, ठीक है। तो दैट इज़ द सोशल स्टेटस, इट इज़ बेटर। RRB इज मतलब ऐसा नहीं कम है, PO है, ऑफिसर है यार, मेरी बेटी ऑफिसर बन गई, दैट इज एक अच्छा लगता है यार, एक अच्छी फीलिंग है, बट ठीक है। नेक्स्ट हम सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी सेम है, सैलरी सेम, सॉरी वो तो क्लर्क की है, वो PO की है, मैं वो कंफ्यूज हो गया। तो ऑब्वियस है सैलरी कम है इन कंपैरिजन टू PO, क्योंकि ऑफिसर की सैलरी ज़्यादा होती है, क्लर्क की सैलरी कम होती है आपकी। तो ये चीज़ आपके माइंड में आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो, और अगर आपको सोसाइटी में बेटर स्टेटस चाहिए, तो इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग द SBI क्लर्क फार बेटर है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में पैसे की जरूरत है, अगर आपको पैसों की नीड है, तो अभी फिलहाल दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग गो फॉर दी RRB PO, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है? पोस्टिंग SBI क्लर्क में रूरल में भी हो सकती है, एक्सट्रीम रूरल में भी हो सकती है, अर्बन में भी हो सकती है, सेमी अर्बन में हो सकती है, हर एक जगह हो सकती है, बाकी आपका जुगाड़, ठीक है। तो ये हर एक जगह पे हो सकती है, एवरीवेयर, कहीं पर भी, बस वो उतने में होगी जहां पर आपने जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है ना, स्टेट टू स्टेट, जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया वहीं पर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर एनीवेयर स्टेट वाइज हो जाएगी। RRB PO में आपकी ये रहती है, मान के चलो 80% चांसेस में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो रूरल होती है, 80% से 90% चांसेस रूरल पोस्टिंग होती है, इट इज रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक है, तो ग्रामीण इलाके में होगी, अनसर्टेन मोस्टली रूरल। कुछ ब्रांचेस हैं जो अर्बन एरिया में होती हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको फर्स्ट पोस्टिंग, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो पिछले सालों में ज्वाइन किया है काफ़ी बच्चों ने एज ए RRB PO, तो उन्होंने आई डोंट थिंक कि कहीं अर्बन में बहुत रेयर चांस हुआ तो उनको पोस्टिंग मिले, क्योंकि वैकेंसीज इतनी होती हैं कि वो जो पहले इनके लगे होते हैं ना, जो मान लीजिए कोई रूरल में बैठा है तो यूनियन वाले होते हैं इनके, तो यूनियन वाले पहले क्या कहते हैं, अपने जो पुराने बंदे हैं उनको अर्बन सिटी में ले आएंगे, तो जो नए बच्चे लगे उनको रूरल में लगा देंगे। ये थोड़ा सा एक खेल चलता रहता है, सही वैसे SBI क्लर्क में भी ऐसा होता है, तो ये हर एक जगह है वैसे। नेक्स्ट
करियर ग्रोथ, ओके, करियर ग्रोथ यहां पर लेकर चलता हूं। तो एसबीए में करियर ग्रोथ इज फार बेटर देन दी आरआरबी पीओ। फास्ट है, थोड़ी स्लो है। आरआरबी पीओ में एक स्केल 1 टू स्केल 2 ऑफिसर बनने में आपको 5 साल लग सकते हैं। वहीं अगर एसबीए क्लर्क से अगर आप स्केल 2 में जाते हैं तो वही आपको 5 साल बन सकते हैं। तो वो चीज़ आपकी है। अल्टीमेटली 5 से 7 साल बाद, अगर मैं चलो 10 साल की बात करूं, तो आप एटलीस्ट अगर एसबीए क्लर्क भी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आप सेम लेवल पे होगे, आरआरबी पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आप सेम लेवल पे रहोगे। तो इन फ्यूचर, आज की डेट की बात नहीं कर रहा मैं, इन फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप अगर दोनों में प्रमोशन लेते रहते हैं तो दोनों बार में एक ना एक जगह ऐसा आएगा जिंदगी में, आपके करियर में कुछ सालों बाद, कि आप सेम स्केल पर अपने आप को पाओगे, चाहे आप एसबीए क्लर्क ज्वाइन करो, चाहे आप आरआरबी पीओ ज्वाइन करो। ठीक है, ओके। अलाउंसेस खैर मैंने सैलरी में डिस्कस कर लिया। अलाउंसेस वैसे इसके ज्यादा होते हैं, इसमें बेटर है, अलाउंसेस इसके कम है। अलाउंसेस से क्या होता है, मतलब कि आपको पेट्रोल मिलता है, आपको न्यूज़पेपर मिलता है, आपको टेलीफोन का मिलता है। खैर मतलब वो तो डिपेंड करता है यार, क्लर्क लग रहे हो, पीओ लग रहे हो, ठीक है। तो फिर भी इसमें अच्छे हैं, इसमें आपके कम है। ट्रांसफर्स आपकी एसबीआई क्लर्क में थोड़े से फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, कि आप कह सकते हो कि क्लर्क लगे तो हाँ, अगर आपको 3 साल 4 साल बाद आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। आरआरबी पीओ है तो एक जो ब्रांचेस हैं वो थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि एक एरिया में कम होती हैं, ठीक है। तो आपके जो ट्रांसफर्स है इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होते। बट आई थिंक ये ट्रांसफर्स का जो फंडा नहीं है, डिपेंड करते हैं यार, मतलब कुछ इक्वल आप इसको कह सकते हो, दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों के दोनों आपके सिमिलर हैं। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। हाँ, वर्कलोड का एक पॉइंट रह गया, सुकून वाला एक पॉइंट रह गया कि वर्कलोड किस में है। अगर आपको आगे फ्यूचर में किसी और प्रिपरेशन करनी है, लाइक दी आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, या किसी और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मुझे कम टाइम मतलब बैंकिंग में गुजारना पड़े, बैंकिंग आवर्स मुझे कम देना पड़े ड्यूटी, और मैं ज़्यादा अपना पढ़ाई पर ध्यान रख सकूँ, तो फिर दोनों में आप बेटर है आरआरबी पीओ ज्वाइन करो, क्योंकि वर्कलोड इसमें कम है। हाँ, अब यहाँ पर काफ़ी लोग कहेंगे कि सर आरआरबी पीओ मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया, वो तो रात को 8 बजे आता है। देखो, वर्कलोड वैसे तो डिपेंड, पता है क्या करता है, वर्कलोड डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कौन सी ब्रांच में है। अगर आपकी पोस्टिंग बहुत ही रूरल ब्रांच में है तो वहाँ पर वर्कलोड बहुत ही कम होता है, ठीक है। कौन से रूरल में, ये भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे रूरल्स होते हैं, कुछ ऐसी ग्राम पंचायत होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है सारा दिन का, लेकिन लास्ट में आप फिर भी 5 से 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एसबीआई क्लर्क और अर्बन सिटी में मिल जाती है तो वहाँ पर इवन क्लर्क जो है वो अगर दिल्ली जैसे में मिल जाए तो आपके क्लर्क भी वहाँ पर 6 से 7 बजे फ्री होते हैं, जो कि एक थोड़ा सा लगता है कि यार क्लर्क होकर मैं इतनी लेट जा रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मल रूटीन में क्लरिकल का जो टाइम होता है 5 बजे तक का ही होता है। तो वर्कलोड की बात करूँ तो मैं कंपैरिजन करूँ एक मोस्ट ऑफ द, एक कह सकते हैं ना, मैं पूरे भारत में अगर वोटिंग करूँ तो ज़्यादातर यही बोलेंगे कि वर्कलोड आरआरबी पीओ में कम है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हुए। अब इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब मैं इसका कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, ये कंक्लूजन आपके ऊपर है, ये आपका खुद का डिसीजन है, आपका पर्सनल डिसीजन है, आपकी फैमिली का डिसीजन है कि आपकी फैमिली क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो। इट्स प्योरली योर डिसीजन। मैंने सारे फैक्टर्स बता दिए। अगर आप में से काफ़ी लोगों को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो मेरे इस वीडियो का पार्ट दिखा दीजिएगा। वो बहुत सीनियर है हमसे, बहुत ज़्यादा उम्र है उनकी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में मदद करेंगे। आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा या मुझसे ज़्यादा जानते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो लेट देम टेक द डिसीजन। हाँ, अगर काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा समझ नहीं पा रहे होंगे तो डेफिनेटली आप खुद उनको समझाइए कैसे करना है, क्या करना, और एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाइए। आई थिंक इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा पाएगा कि क्या दोनों में बेटर है, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एसएससीजीएल नोटिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। एसएससीजीएल का नोटिफिकेशन आया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनमें ये डाउट होगा कि सर बैंक एग्जाम का तो कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो फिर फाइनली अब एसएससीजीएल क्या फिल कर दें, क्या भर दें क्या। तो देखो बंधु, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करो तो एसएससीजीएल एक दूसरी नाव है, तो दोनों नावों पर सवार मत होना, पहले बता रहा हूँ। अगर एक नाव पे सवार होना तो एक पे ही जाओ, दूसरे पे मत होना, क्योंकि आप डूब सकते हो। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो एसएससी के जाना है तो एसएससी को जाइए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बैंक पीओ लगना है तो बैंक पीओ को जाइए। हाँ, अभी फिलहाल अगर आप एसएससी में पूरा फोकस कर लोगे कि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाई होती है, अलग तरीके से चीजें होती हैं,
तो अगर आप आज की डेट में एसएससी कर लोगे तो अचानक से अगर बैंक एग्जाम सामने आ जाता है कोई भी, चाहे एलआईसी आए, चाहे आरबीआई, चाहे एसबीआई क्लर्क ही आ जाए, तो वो चीज फिर आपको यहां पर गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस बैंक एग्जाम की दौड़ में शामिल होंगे। तो अगर एसएससी को जाना है तो एसएससी को जाइए, पीछे मत मुड़िएगा कि सर फिर जब बैंक एग्जाम आएगा तो मैं नोटिफिकेशन में फिर एग्जाम दे दूंगा। वो बहुत रेयरस्ट चांस होते हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो इस तरह फोकस करके पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाएगा। तो सोच समझ के इस सीजीएल की तरफ जाइएगा। हाँ, अगर आप अब कहे कि सर व्हाट टू चूज बिटवीन एसएससी एंड बैंक एग्जाम, सर मैं बैंक एग्जाम या एसएससी में कौन सा कैरियर, मैं कैरियर वाइज की बात कर रहा हूँ, कैरियर और बैंक में क्या चूज करूँ दोनों में, ठीक है। तो अब मैडम की थोड़ी सहायता मैं लूंगा इसमें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखो एसएससीजीएल का सबको मालूम है थोड़ा सा ढीला रहता है, ठीक है। 2 से 3 साल लगा देते हैं, वैसे तो अब 2 साल में होने लग गया, ठीक है। और बैंक का बहुत ही फास्ट है, विद इन 1 ईयर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, इवन कम भी 7 से 8 महीने में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। लाइक द एसबीआई की ही बात करूँ तो अभी नोटिफिकेशन जस्ट आया था, तो मान के चलो मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, करियर ग्रोथ इज फार बेटर इन बैंक एग्जाम्स। अगर एसबीआई में लगते हो तो आप एक एमडी सीईओ के पद पर भी पहुंच सकते हो, बहुत ही स्मूथली पहुंच सकते हो। एसएससी में भी करियर ग्रोथ है, लेकिन अलग लेवल की करियर ग्रोथ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहां पर जा रहे हो, मतलब कि मैंने सुना था कि 10-11 साल बाद ठीक है आप एक कमिश्नर लेवल तक या जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तक पहुंच जाते हो। इट डिपेंड्स, ठीक है, कि किस तरह का है। पर फिर भी अगर कंपैरेटिवली दोनों का बात करो तो ये लो है इन कंपैरिजन टू द बैंक एग्जाम्स, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस, किसी टाइम में क्या होता था कि एसएससी की सैलरी को ज्यादा माना जाता है, लेकिन आज की डेट में बात करूं तो आज की डेट में एक बैंक पीओ की सैलरी एसएससी वाले से ज्यादा है। मैं अलाउंसेस इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, अलाउंसेस इंक्लूड करें। अलाउंसेस में क्या होता है कि बैंक वालों को अलाउंसेस जैसे हाउस रेंट मिल गया, घर का रहने का किराया मिल गया, लीज मिल जाती है। अगर एसबीआई में पीओ लगता है और मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हो तो वहां पर आपको 30,000 रुपये तक का रेंट मिल जाता है। 30,000 रुपये, दिल्ली जैसे में 25,000 तक मिल जाता है, उससे ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मोबाइल का आपको मिलता है, मोबाइल खरीदने का आपको मिल रहा है, पेट्रोल का आपको मिल रहा है, वाईफाई लगाने का आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत कुछ है उसमें, लेकिन अलाउंसेस के मामले एसएससी थोड़ा सा इस मामले में ढीला है। मतलब वो सैलरी देता है, अलाउंसेस इस तरह के कुछ नहीं आपको मिलते हैं, ठीक है। पोस्टिंग दोनों की यार मेरे हिसाब से दोनों की अनसर्टेन है। पोस्टिंग के बारे में क्या कहूँ, ठीक है। बैंक एग्जाम की बस है, क्लर्क लग जाओ तो स्टेट में मिल जाती है। एसएससी की थोड़ी डिपेंड करती है कि जगह पर वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे वो लग जाते हैं ना कस्टम वस्टम में, तो फिर वो पोर्ट एरिया में मिलती है। तो यार देखो वो उसका अपना एक क्या है नशा, मैं बोलूँगा एक एसएससी का अपना नशा है, एक बैंक का अपना नशा है, ठीक है। दोनों अपने अपने नशे हैं। अब कौन सा नशा आपको करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोस्टिंग तो सब चल जाती है। हाँ, इसमें यह कहूंगा बैंक एग्जाम में आपको पोस्टिंग घर की मिल सकती है, होम पोस्टिंग आपको मिल जाती है और मिल सकती है, डिनाई नहीं है इसमें हो सकता है, कंपैरेटिवली मिल जाती है, लेकिन कंपैरेटिवली चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू द बैंक एग्जाम, ठीक है। चलो, वर्कलोड ऑब्वियस है एसएससी में कम ही है, ठीक है। सरकारी नौकरी है, ये सरकारी नौकरी है टिपिकल, ये सरकारी नहीं है भाई साहब, कस्टमर सर्विस है बैंक एग्जाम, ठीक है, और कुछ नहीं है। ट्रांसफर्स तो फ्रीक्वेंट होते हैं बैंक में, ठीक है। एसएससी में उतने नहीं मिलेंगे आपको फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। आप एक जगह पोस्टिंग है तो अगर आप उसी सीट पर बैठे हो, वैसे बैंक में भी ऐसे ही होता है, अगर आप एक ही सीट पर बैठे हो, अगर आप प्रमोशन नहीं ले रहे हो तो आपके ट्रांसफर्स उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बस यही बेसिक पॉइंट्स ये बेसिक पॉइंट आप इनको सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से जाना है। दोनों में से कौन सा आपको नशा करना है, ठीक है। एसएससी का करना है, बैंक एग्जाम का करना है। अब मैं ज़्यादा वो उस टाइप में नहीं जाऊँगा, ओवर द काउंटर, अंडर द काउंटर एंड ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, उस चीज़ों पे नहीं करेंगे, वो आप सबको मालूम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये अच्छा नशा है, ये कर सकते हो आप, ठीक है। कौन से वाला? ये एसएससी और बैंक का। अच्छा ठीक है। चलो, एक आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज मुझे ये एक चीज दिखाई दी, रियल और फेक, काफी सारी वीडियोस उस पे आई सामने। द मोस्ट अवेटेड आईबीएस कैलेंडर, ये एक कैलेंडर देखने को मिला, ठीक है, जिसकी डेट यहां पर देखने को मिली 5/1/2022, यानी 5/1/2022 को ये नोटिफिकेशन आ सकता है। ये एक टेंटेटिव कैलेंडर, जो कि नॉर्मली आईबीएस कैलेंडर क्या होता है, आईबीएस कैलेंडर एवरी ईयर
15-16 तारीख या 14 तारीख तकरीबन इस तारीख इन डेट्स को रिलीज करता है। अब एवरी ईयर IBPS अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है। अब शायद फोन छोटे होंगे, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने अभी तक ये कैलेंडर देख लिया होगा बहुत सारी जगहों पर। तो अभी हो सकता है जब मैं इस वीडियो आप तक पहुंचे तो उस टाइम तक ये इसकी सच्चाई सामने आ चुकी हो। तो मुझे भी नहीं पता खैर रियल है या फेक है या क्या है। कुछ चैनल्स पे इसको दिखाया जा रहा है कि हाँ, कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि ऑब्वियस है कि 5-1 आए हैं, तो यू कांट से कि अभी 5 से पहले ही अगर ये लीक हो चुका है तो तब भी ऑथेंटिकेट है क्या नहीं है, क्योंकि IBPS की साइट पर कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। चलो फिर भी अगर मैं बात करूं कि ये रियल है, अगर रियलिटी की बात करूं तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये डेट्स वेट्स हैं, खैर डेट्स वही हैं जो आपकी हर एक साल होती हैं, वही अगस्त में शुरू हो जाता है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एग्जाम आपके चलते हैं और सारी की सारी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेंस एग्जाम का जनवरी तक खत्म हो जाता है। आपके इंटरव्यूज फरवरी तक हो जाते हैं और 1 अप्रैल के अगले साल 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाता है। वो फिक्स ही रहता है। 1 जनवरी को RRB का रिजल्ट आता है और 1 अप्रैल को आपका IBPS PO और क्लर्क का रिजल्ट आता है। ये आपका फिक्स है। तो अगर आप मान के चलो ये अगर आपका होगा कैलेंडर, तो इसका इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा। SSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, IBPS का कैलेंडर आने वाला है। अगर इस कैलेंडर को मैं सच मानूं तो 5 तारीख को आने वाला है, नहीं आएगा तो 15 को तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आ जाएगा तो अब CET का क्या, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि माइंड में चल रहा है कि सर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का क्या होगा, कैसे होगा। कहा जा रहा है सर मार्च से आएगा, अप्रैल से आएगा, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी कमेटी बिठा दी, ये बिठा दिया, वो बिठा दिया। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी अभी फिलहाल CET के बारे में ऐसी ही चीज है सामने कि SSC वालों ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया, IBPS का जो भी रियल फेक आया वो भी आ गया, फॉर एग्जांपल आ ही गया, तो अब CET कहां से होगा यार। फिर CET क्या होगा, मुझे नहीं लगता होगा। अभी तो ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे अपना CET वाले, अभी तो सिलेबस ही नहीं बताया, तो इतनी जल्दी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि CET देखो ऐसा चीज़ इन्होंने बना दी है, एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। क्योंकि SSC के स्टूडेंट्स, बैंक के स्टूडेंट, रेलवे के स्टूडेंट, इवन ये कहा जाता है रेलवे की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो पता नहीं कितने महीनों तक चलते रहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। तो अब तो और भी स्टूडेंट्स ऐड ऑन हो जाएंगे अगर CET फर्स्ट एग्जाम लेगा। CET में यही होगा, फर्स्ट एग्जाम जो है, प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो CET कंडक्ट करेगा और जो मेंस एग्जाम है वो रिस्पेक्टिव एजेंसी यानी कि SSC अपना अलग करेगा, IBPS अपना करेगा, रेलवे अपना करेगा। तो मेंस एग्जाम पे तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। तो मेंस एग्जाम तो तीनों अपना अपना अलग अलग कंडक्ट करने ही वाले हैं तीनों। ठीक है, अब यहां पर बात है कि अब जब मेंस एग्जाम अपना कंडक्ट करने वाले हैं और CET कह रहा आ रहा है, तो यार CET को सिलेबस तो आ जाना चाहिए था अब तक। अगर ये करने वाले हैं तो यानी कि अब सिलेबस कब देंगे, कब उसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब एग्जाम होगा, तो तब तक तो IBPS ही अपना एग्जाम शायद ले ले। तो वी आर होपिंग, मुझे भी यही लग रहा है कि इस बार CET आ जाएगा, लेकिन CET एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से आएगा कि ये सिलेबस होगा और इस अगले साल से हम शुरू करेंगे या दिसंबर से हम शुरू करेंगे, या हो सकता है एग्जाम कंडक्ट करा दे। लेकिन IBPS इस साल अपनी रिक्रूटमेंट डेफिनेटली मुझे लग रहा है करेगा, SBA भी करेगा और यहां पर अपना SSC CGL तो कर ही रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ ही चुका है। ठीक है, सो CET के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, जब आएगा तब सिलेबस देख लेना, लेकिन अभी अपनी तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग, बैंक एग्जाम के अकॉर्डिंग चालू रखो। प्राइवेटाइजेशन बिल के बारे में काफ़ी चर्चा में था कि सर प्राइवेटाइज हो रहे हैं बैंक, तो क्या हमें बैंक की जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या अब तक कल को सारे बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप बैंक की जॉब क्यों करना चाहते हो, इसलिए करना चाहते हो आपको लगता है सरकारी जॉब है। देखो, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं, बैंक की जॉब कोई सरकारी जॉब नहीं है, इट जस्ट एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट जॉब, इट इज़ नॉट अ टिपिकल गवर्नमेंट जॉब जो आपको SSC वाली टाइप में मिलती है कि सरकारी नौकरी, वहाँ जाएंगे 10 से 5 काम करेंगे और आ जाएंगे। नहीं, इट इज़ अ काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस, जो कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हो कस्टमर सर्विस है। तो बैंक में भी वही कस्टमर सर्विस आपको देनी है। तो बैंक अगर प्राइवेट होते हैं, अब कौन से बैंक होंगे कौन से नहीं होंगे, बहुत चर्चा थी 2 बैंक के प्राइवेटाइजेशन बिल लाने के लिए, लेकिन नहीं हुई, स्ट्राइक राइट हुई, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं स्ट्राइक की वजह से डेफर हो गया। चलो उसके बारे में सच्चाई हमें भी नहीं पता क्यों डेफर हुआ, प्राइवेटाइजेशन बिल क्यों नहीं आया, लेकिन काफी माइंड में ये है कि प्राइवेटाइजेशन से सर हमारे करियर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब यार करियर पे इंपैक्ट तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी फिलहाल आपके सामने जो चीज है उसको एक्वायर करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी है SSC को झेलने की इन द सेंस कि SSC को एग्जाम क्लियर करने की, मैं आगे 2 साल तक वेट कर सकता हूं SSC की रिक्रूटमेंट, तो गो फॉर दी SSC, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना तेज नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बैंक को यहां पर कर सकता हूं और जल्दी कर सकता हूं और मुझे नौकरी जल्दी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो
गो फॉर द बैंकिंग। क्योंकि यार मान लीजिए आपका बैंक, आप जिस बैंक में जाते हो उसमें प्राइवेटाइजेशन में हो गया, तो ऐसा थोड़े ना सैलरी बंद हो जाएगी। हाँ, एक आपके मन में ये जरूर आएगा कि मैंने फाइट तो सरकारी नौकरी के लिए की थी, लेकिन मैं प्राइवेट में आ गया। होना चाहिए, जैसे आईडीबीआई के केस में हुआ, लोगों को लगा, लोगों ने जो ज्वाइन किया बेचारे, उन लोगों को तो ये फील होता ही होता है ना। सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ नहीं, मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ये चीज़ होगी जो आपके साथ हो। आप तो फिर भी स्विच कर सकते हो तुरंत दूसरे सेक्टर में। तो आज की डेट में मेरी तो एज भी क्रॉस होगी, तो मैं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खबरों पे मत ध्यान दो। अभी नेक्स्ट सेशन जब होगा पार्लियामेंट का, तब वो प्राइवेटाइजेशन बिल लाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर लिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कोई 1 या 2 बैंक प्राइवेटाइज होंगे, लेकिन बाकी तो बचेंगे। बाकी तो आपकी वैकेंसी, और वैकेंसी ऐसा नहीं है कि जो बैंक प्राइवेट होगा वैकेंसी नहीं लाएगा, वैकेंसी तो लाएगा, किसी ना किसी तरह से तो लाएगा वैकेंसी। तो डोंट वरी। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, we are going to discuss with you the daily planner. Okay, so I would like to invite मैम कि अब मैम यहाँ पर आएंगी, आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा डेली प्लानर। मैं भी रहूँगा। ये डेली प्लानर द बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 4 वीक का, इस पूरे मंथ का हम डेली प्लानर आपको देंगे। और इस डेली प्लानर में मैं एक चीज बता दूं, ये डेली प्लानर पूरे मंथ का देने का मकसद यही है आपको, कि आपको हमने डेली डे का हम दे देंगे प्लानिंग, ठीक है, कि क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर दो। काफी बार ये देखने को मिला है कि आपको डेली की टू डू लिस्ट दे दी जाती है, डेली के टारगेट दे दिए जाते हैं, फिर आपसे वो अचीव नहीं होता, अगले दिन की आ जाती है। तो ये हमने एक साथ कंसोलिडेटेड दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको ढालो। आपको लगता है कि एक दिन में मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2 दिन में कर सकता हूं, तो आप उसके अकॉर्डिंग करो। बीच में हमने गैप्स भी दिए हैं ताकि आपका जो बैकलॉग है वो आपका क्लियर हो जाए। तो वो चीज, ये चीज जो भी रहेगी, ये आपके जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी रहेगी, जो रिपीटर्स हैं यानी पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं, इस बार भी दे रहे हैं, उनके लिए, और वर्किंग पीपल के लिए खैर हमने अलग से कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन हमने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बता दिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो आप वीकेंड पे ज्यादा टाइम देके अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करें। चलो, okay, so we are going to discuss with you the best part of this video, the daily planner. Okay, so let's move to the slide. ज़्यादा वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है इस वीडियो में, लेकिन आई थिंक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ों का निचोड़ एक जगह आपको मिल गया। जितनी भी कन्फ्यूजन थी आपके माइंड में इस वीडियो के अकॉर्डिंग क्लियर होंगी, और आपको अब इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो फरवरी में आएगी, डोंट वरी। फरवरी में भी हम इसी तरह का प्लानर आपको पूरे वीक का, पूरे महीने का देंगे, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपके माइंड के कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। चलो, सबसे पहले है अर्थमेटिक। ओके, अर्थमेटिक में देखो, वैसे मैं ये जो प्लानर है ना आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा सारा का सारा प्लानर। फिर भी एक बार देख लो सारा कि हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब ऐसा नहीं है कि पूरा हमने सिलेबस दे दिया है, सिलेबस नहीं है पूरा, क्योंकि हमने इसको पूरा 6 वीक में डिवाइड किया है। दिस इज द सिलेबस, नहीं, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 6 वीक में डिवाइडेड है, लेकिन अभी हमने आपको 4 वीक का दिया ताकि आप इस मंथ करो, फिर आगे जो नेक्स्ट मंथ होगा फिर हम आपको 2 वीक्स का और दे देंगे, ठीक है। 2 वीक्स मतलब अगले महीने का 4 वीक्स का दे देंगे, फिर अगले महीने का 4 वीक्स का दे देंगे। इस तरह से हम आपके साथ रहेंगे। तो ये मत सोचना कि सर इतने से हो जाएगा, क्या 4 हफ्तों से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं, हम अब बस हम पर विश्वास रखिए, जो हम बता रहे हैं उसको कीजिए, ठीक है। अब अर्थमेटिक का डे 1 मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आप पीडीएफ में जब आपको मिलेगी आपके टेलीग्राम पे, तो आपको अपने आप समझ आएगा। थोड़ा ओवरव्यू मैं दे देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जैसे परसेंटेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये हमने लेवल दिए हैं आपको, क्लर्क प्री, पीओ मेंस, क्लर्क प्री, इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन एक दिन में, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ये सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए हैं। डे 4, डे 5, अब यहाँ पर आपको डे 6 और डे 7 नहीं दिखेगा। ये क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने आपको दिया बैकलॉग क्रिएट कवर करने के लिए, या बाई चांस किसी दिन मान लो डे 4 को आपको लगे मुझे आज मॉक टेस्ट देना है, तो आप वो डे 4 का आप काम डे 6 या डे 7 को करो। अगर आपको लग रहा है मुझे जीए करनी है तो जीए की रिवीजन करो। जीए इसमें डेली का ऐड कर देना, जीए और एडिटोरियल तो डेली का रहेगा, उसके अलावा ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। वीक 2 में इसी तरह से आपका रहेगा। वीक 2 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, मेंस, पीओ प्री के, क्लर्क प्री के, पीओ मेंस का लेवल का क्वेश्चन, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे लिख रखे हैं। वीक 3 आ गया, वीक 4 आ गया, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे हमने आपको डिवाइड किए। दिस इज ऑल अबाउट द अर्थमेटिक। डीआई के बारे में हम आप बता दो। डीआई में भी हमने सेम ही रखा है, जस्ट
डीआई में भी हमने सेम रखा है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे प्रीलिम्स का अलग कॉलम बनाया है, मेंस का अलग कॉलम बनाया है। आपको डेली बेसिस पे डे 1 पे आपको 3 प्रीलिम्स की डीआई करनी है और 2 मेंस की डीआई करनी है। तो हम लोगों ने डीआई को ऐसे बाइफरकेट किया है कि आपका कोई भी टॉपिक वाइज जो हमारी डीआईज होती हैं नहीं छूटेंगी और हर एक टॉपिक, हर एक लेवल का क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले दिन टेबल डीआई कर लोगे, पाई डीआई कर लोगे, केसलेट कर लोगे, और मेंस में जैसे हमारे पास अर्थमेटिक बेस्ड आती है, टेबल डीआई मेंस आती हैं, तो आप उसको भी आसानी से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने हर एक चीज़ को सेट किया है। आप अगर एक दिन में इतना कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज जो यहाँ पे बाकी के 2 दिन होंगे विच इज़ डे 6 एंड डे 7, तो आप डे 6 और डे 7 को अपना यहाँ पे जो है बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगी तो वीक 2 में भी हमने इसी तरीके से चलाया है। पीडीएफ आपको सर दे देंगे इसकी टेलीग्राम चैनल पे। एंड वीक 4 में भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ तक आपको प्रॉपरली सारा का सारा सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है। आपको इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो आपकी छूट जाएगी या जो आपको लगेगा कि यार मैंने नहीं करी। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे डीआई की भी बात हो गई। स्पीड मैथ्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं डेली के, सिंप्लीफिकेशंस, अप्रॉक्सीमेशन एंड नंबर सीरीज। उसमें हम लोगों ने बाइफिकेशन की है 20, 10 और 10 की। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ज़्यादा भी कर सकते हो, ये हमने मिनिमम दिया है, इससे ज़्यादा आपको करना कर सकते हो, इतना तो करना ही करना है। आप इसमें क्या करोगे ना, देखो जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन मिसिंग के, 5 क्वेश्चन रॉन्ग के, आप डेली के ऐसे करोगे। और लेवल सेट कर लेना अपना। लेवल कैसे, पहले दिन क्लर्क प्री, पीओ प्री, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, फिर क्लर्क प्री, पीओ प्री, क्लर्क मेंस, पीओ मेंस, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस, फिर प्रीलिम्स फिर मेंस। इस तरीके से करोगे डेली बेसिस पे तो हर एक एस्पेक्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। हर एक लेवल के क्वेश्चंस आप यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिमिलरली ये टोटल सारा मैथ्स का हो गया, सारा सेम है, सारे ऐसे चलता रहेगा। ये डेली बेसिस पर आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, डेली पजल सिटिंग अरेंजमेंट में चलते हैं। ओके, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने प्रीलिम्स का अलग रखा है और मेंस का हम लोगों ने सेक्शन अलग रखा है। जैसे कि डे 1 पे, वीक 1 डे 1 आपको 3 टाइप ऑफ पजल करनी है, लेवल दे दिया गया है, और 2 टाइप ऑफ मेंस की पजल करनी है, लेवल आपको दे दिया गया है। इस तरीके से हमने पजल्स भी आपकी कवर अप करी है कि आपकी कोई भी एस्पेक्ट ऑफ पजल, कोई भी लेवल ऑफ पजल, कोई भी वेरिएबल ऑफ पजल ना छूटे, एंड कोई भी टॉपिक बेसिकली जो है बिल्कुल ना छूटे, एंड सिलेबस आपका सारा का सारा कवर हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी पजल्स जो है प्रैक्टिस करनी है ताकि आप एक जो है महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और आपका एकदम सारा कुछ क्लियर भी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। जो भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे दीज आर टॉपिक्स, दीज आर लेवल, एंड आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपको पता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमारे पास एक सेट होता है, उसके बाद नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरीके के 2 सेट हैं, और यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ के साथ क्वेश्चन है। तो जो सेट फॉर्मेट में है उसको सेट फॉर्मेट में रहने दिया है, और जो हमारे पास क्वेश्चंस फॉर्मेट में है वो क्वेश्चंस फॉर्मेट में हम लोगों ने रहने दिए हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स आप देख सकते हो, सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप किए हैं अलॉन्ग विद हर एक लेवल के, और जितने आप कर सकते हो उतने ही हमने आपको दिए हैं, उससे ना ज़्यादा ना कम दिए हैं। तो एक जो महीना है उसमें आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट आपको इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट में सारे के सारे डेटा आपको यहाँ पे सर प्रोवाइड कर देंगे। आरसी आपको देखो डेली की करनी है, सिमिलरली कुछ नहीं, डेली की आपको लेवल वाइज आरसी करनी है कि आपकी प्रीलिम्स में थोड़ी इजी आती है, मेंस में थोड़ी टफ आती है, तो हर एक लेवल की आरसी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। उसमें इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे बड़ी बात है नहीं, लेवल ऑफ आरसीज ऐसे ही चलता जा रहा है। लास्ट हम देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश के हम लोगों ने टॉपिक्स दिए हैं, लेवल्स दिए हैं एंड क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक दिए हैं। जैसे एक दिन में इधर आप अगर देखोगे तो 4 टॉपिक्स इधर से, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये आप थोड़ा सा इरेज कर लेना, यहाँ पे टॉपिक गायब हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं, डिफरेंट लेवल के हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स चलते जा रहे हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आप इतने भी डेली बेसिस पे कर लेते हो तो आपका एक महीने में ऑलमोस्ट सिलेबस आप कवर अप कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ योर प्रैक्टिस। बाकी कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स रेगुलर रखनी है,
डेली रखनी है, और करंट अफेयर्स को एटलीस्ट आपको दिन में 2 घंटे देने हैं, ये मान के चलो। करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, क्विज, जो भी आपको एटलीस्ट 2 घंटे, जब तक आप करंट अफेयर्स को नहीं दोगे तब तक लास्ट में आप फंसोगे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल एग्जैक्टली। मैम लेटेस्ट एक्सपीरियंस हैं, पढ़ाती हैं और अभी एग्जाम भी क्लियर किए हैं, तो अगर आपको मेरे पूरे विश्वास नहीं है कि यार सर तो टीचर हैं जनरल अवेयरनेस के, तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ये तो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, इनको क्या मेरे सब्जेक्ट से लेना देना है ना। तो ये इनसे पूछ लो, कंफर्म कर लो। जो बिगनर है रिपीटर से पूछ लो, जो ऑलरेडी इस एग्जाम को दे चुके हैं उनको भी पता है ये चीज़ की करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 2019 में क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते थे जितने अभी 2021 में बहुत डीप में आ रहे हैं, और इसका मतलब वन लाइनर मत पढ़ो, वन लाइनर पढ़ना छोड़ दो, डीप में जाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ो, तभी आपके अच्छे क्वेश्चन जाएंगे। डेली एटलीस्ट 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देने हैं, प्लस आपको एडिटोरियल अलग से करना है ताकि अपनी रीडिंग जो है वो अच्छी हो सके। आपकी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। एडिटोरियल्स, उनके मतलब, उनके मीनिंग, वोकैब, वो सब आपको एडिटोरियल का एक पार्ट है, वो आपको करना ही करना है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज रह जाती है, अपने मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं किया कि बिगिनर है उसको कितने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में देने चाहिए और फिर कब उसको शुरू करना चाहिए देना। रिपीटर्स को पता है उनको मॉक टेस्ट कितने देने हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके बारे में प्रिपेयर कर चुके हैं, उनको पता है कि मैं कितने मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, कितने देने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। बिगिनर को नहीं पता होता मॉक टेस्ट के, तो मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो कि ये पहले कंप्लीट करें या फिर मॉक टेस्ट पहले करें, कब शुरू करें बिगिनर्स के लिए। जिसने तो सोच लिया ना कि बैंक एग्जाम क्लियर करने हैं, जिस दिन आप सोचते हो ना उस दिन कोई भी वेबसाइट का फ्री मॉक टेस्ट, बहुत सारी वेबसाइट्स पे एक ना एक फ्री मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा, किसी भी लेवल का, किसी भी एग्जाम का एक बार खोल के देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है और किस फॉर्मेट में आ रहा है। आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने आप को तराजू में तोल लेना कि ये चीज़ है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहले दिन पे आपने ये काम करना है, एंड देन यू हैव टू गो ऑन विद योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस के साथ जाओगे, जब तक आपका 60 to 70% सिलेबस नहीं हो जाता आप मॉक टेस्ट को मत छूना, क्योंकि ऐसा होगा ना कि आपने 60% सिलेबस तो अभी किया ही नहीं है, 20-30% सिलेबस किया है, उसमें से भी आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो, नंबर आएंगे आपके 2 या 3, है ना। वो आप सिलेबस पूरा करोगे तो भी 4-5 ही आने हैं, नहीं करोगे तो भी 2-3 आने हैं। डीमोटिवेशन लेवल तो वैसे ही चला जाना है। कोशिश ये करना, बिगिनर हो 60-70% सिलेबस पहले कंप्लीट करो और फिर मॉक टेस्ट देना शुरू करो। जैसे अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन अभी नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आप लोग वीक में प्रीलिम्स के 2 से 3 मॉक टेस्ट दे देना, और मेंस का वीक में 1 मॉक टेस्ट, क्योंकि मेंस को भी हमें साथ लेके चलना पड़ता है। प्रीलिम्स के 1 वीक में 2 से 3 और मेंस का 1 मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो सफिशेंट है। एग्जामिनेशन आ जाता है तो फिर आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल जाता है। बाकी अभी एग्जामिनेशन नहीं है बिगिनर्स के लिए, मैं यही बोलूँगी, तो जितना आपको बताया जा रहा है एक बार आप उतना स्टार्ट करोगे जनवरी के लिए तो आपका सही चलता जाएगा। फेब में, मार्च में आगे जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आती जाएंगी आपको हम लोग अपडेट्स देते जाएंगे। ध्यान यही रखना है कि पहले सिलेबस 60-70% सिलेबस साथ साथ चलेगा, मॉक टेस्ट साथ साथ चलेंगे, और इस तरीके से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप डीमोटिवेटेड भी ना रहो। अब यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं बहुत सारे लोग से, तो मॉक टेस्ट खरीदें कौन सा, क्योंकि मार्केट में देखो मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं। अब मैं कहूँगा कि हमारी वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, हमारा खुद का मॉक टेस्ट studyneeti.com पे जाके, ठीक है। लेकिन एक बिगनर के लिए क्या होता है, बिगनर सोचता है कि यार मॉक टेस्ट मैं खरीद लेता हूँ, कोई किसी कंपनी का ले लेता, कोई कंपनी के हाई लेवल के हैं, हमारे मॉक टेस्ट थोड़े से हाई लेवल के रहते हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हाई लेवल का मॉक टेस्ट ले लिया, मुझे डीमोटिवेशन हो रहा है, तो और फिर दूसरी तरफ दे देते हैं कोई इजी लेवल का मॉक टेस्ट हो तो कहते हैं यार इजी है। तो क्या होता है, वो इजी के जंजाल में आप उलझते रहते हो, इजी करते करते हो, लास्ट तक आप वो इजी में रहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और फिर जब एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है आप घबरा जाते हो, ये क्या हुआ मेरे साथ। तो प्रॉपर एनालिसिस करो। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें हार्ड ही देनी है, आपको ईजी भी देना है, हार्ड भी देना है, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस वे में बनाकर चलो। बैलेंस वे में बनाकर चलोगे मॉक टेस्ट के बारे में, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में कभी घबराओगे नहीं, जो आपके साथ नॉर्मली बिगनर्स के साथ होता है। बिगनर्स को क्या हो जाता है कि काफ़ी लोग कह देते हैं यार वो हार्ड है, वो इजी है, तो वो इजी के ही चक्कर में पड़ा रहता है, एग्जाम में आगे एकदम काया पलट हो जाती है, और फिर वो उसके 6-7 महीने खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना समझना फिर करना, ठीक है, सही है, ठीक है, चलो।
ओके, अपना हो गया सब कुछ, हमने बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई थिंक ये वीडियो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 1.25 से 1.5 घंटे की हो चुकी होगी। बहुत लंबी वीडियो है, हमने वन गो में आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया। बहुत टाइम बाद, हम बहुत टाइम से इसको प्लान कर रहे थे इस तरह की वीडियो, और ये वीडियो हर एक मंथ पहले वीक, मतलब आई वुड बी मतलब कि क्या कह सकते हैं, श्योरिटी नहीं दे सकता, बट हाँ हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर एक मंथ के पहली या दूसरी तारीख को हम इस वीडियो को आपके लिए ले आएँ, और हर एक तरह का कन्फ्यूजन जो भी मार्केट में आपके माइंड में चल रहा है ना, जो मार्केट आपको माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, कई बार कन्फ्यूजन होता नहीं है, क्रिएट कर दिया जाता है काफ़ी जगह पे, काफ़ी चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ, चलो क्या रीजंस बताएं, कर दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर कर देगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए वर्थ रही होगी। आपको अगर वर्थ लगा हो इस वीडियो का और बहुत अच्छी लगी होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें इसके बारे में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप हमसे और क्या चाहते हो कि इस वीडियो में हम मंथली बेसिस पर ऐड ऑन क्या कर सकते हैं। कुछ सजेशन हो तो डेफिनेटली दीजिएगा आपके, तो ताकि हम नेक्स्ट मंथ की जो फरवरी की वीडियो है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ और नया इसमें ऐड ऑन करें। और डेली प्लानर, मंथली प्लानर हम फिर से लेकर आएंगे, फरवरी मंथ में भी आएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, आपकी तरफ से फाइनल कुछ? फाइनल तो यही है कि जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी इस मंथ के बारे में वो हमने आपको दे दी। एक अपडेट के लिए आप 1 घंटा वेस्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको कम से कम 15-20 अपडेट्स हमने विद इन 1 आवर दे दिया, और जो भी रिकॉर्डिंग इसकी देखेंगे वो तो 2x पे देखेंगे तो और ज़्यादा उनका टाइम बच जाएगा। तो चलो ठीक है यार, आपका टाइम भी बच जाए और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। एंड जैसे कि सर ने कहा, एड ऑन ज़रूर बताना, क्योंकि जब तक आप लोगों का फीडबैक नहीं आएगा ना, तब तक हम लोगों को भी उतनी अवेयरनेस नहीं रहेगी कि हमें और क्या इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हम इंक्लूड कर सकते थे उतना किया, लेकिन प्रैक्टिकली अभी आप लोग प्रिपरेशन में हो तो आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाओगे। एंड अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, वही बेसिक चीज़ें। एंड यूं ही सपोर्ट करते रहना बस हमें, क्योंकि ज़्यादा हमें ज़रूरत आपके सपोर्ट की है, आपके साथ की है। जैसे आप साथ देते आ रहे हो वैसे ही आगे देते रहना, एंड हम लोग इसी तरीके से इकट्ठे दोनों ही ग्रो करते रहेंगे, आप भी और हम भी। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सर। तो ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड सी यू अगेन इन next session. Till then, stay tuned, good luck, stay happy, and bye bye.